रईसा कबीले के मुख्य द्वार पर हर जगह हंगामा मच गया क्योंकि रईसा और गॉर्डन कबीले के जादूगर एक दूसरे से भिड़ गए। हर जगह दोनों कुलों के बीच एक पूर्ण विकसित युद्ध शाही में बदल रहा है और राडोल्फ और आइलस दोनों को छोड़कर, जिन्हें युद्ध की मिलीभगत से होने वाले नुकसान की मात्रा के कारण उनके दिल की इच्छा के अनुसार लड़ने की जगह दी गई थी, बाकी जादूगर एक कोने में जमा हो गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। जो लोग पहले ही भाग गए थे वे इस बार फिर से लड़ाई देखने के लिए वापस आ गए। इस बार वे अधिक दूरी से लड़ रहे थे क्योंकि वे दोनों कुलों की क्रॉस फायर के बीच फंसने के लिए तैयार नहीं थे और वे उस पल को देखकर खुश थे जब युद्ध के मैदान में हर जगह अलग अलग रंगों की रोशनियों की चमक दिखाई दे रही थी और प्रत्येक जादूगर अपने मंत्र का अधिकतम शक्ति से प्रयोग कर रहा था ताकि वह अपने कबीले के सदस्यों की मदद करने के लिए अपने दुश्मनों को तेजी से खत्म कर सके। हालांकि इस तरह की स्थिति में आर्थर अब फिर से सुर्खियों में नहीं था, लेकिन वह कम से कम वह आग लगाने वाला व्यक्ति बनकर खुश था क्योंकि उसे रायसा कबीले के जूनियरों पर अपना गुस्सा निकालने में आनंद आता था। वो अभी भी गुस्से में था कि वह रईसा कबीले के एक टियर 3 जादूगर द्वारा लगभग घायल हो गया था और इस बार उसने कोई भी मुक्का वापस नहीं लिया क्योंकि उसने अपनी पूरी शक्ति से वार किया, कुछ हड्डियां तोड़ दी और यह सुनिश्चित किया कि जिनके साथ उसने निपटा था वे कभी भी उठ नहीं पाएंगे। बाकी गिरोह सिर्फ अपना सिर हिलाते हैं क्योंकि वे सामने के दरवाजे की लड़ाई में अलग अलग पदों पर शामिल हो गए ताकि वे इस लड़ाई को तेजी से साफ कर सके। जबकि एलेक्स ने टाइटन को अपना गंदा काम करने के लिए बुलाया और चाहे कितने भी जादूगर उसके क्षेत्र में आ गए वे एक मुक्का से अधिक नहीं झेल पाए इससे पहले कि वे जमीन पर वापस चले जाएं, क्योंकि वे उसकी पागल ताकत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। और जब उन्होंने उससे निपटने के लिए कठपुतलियों को भेजा तो उसने केवल कुछ बर्फ के टुकड़े उनके जोड़ों की ओर भेजे और कठपुतलियों को स्थिर कर दिया। और रईसा कबीले के जादूगरों ने एलेक्स पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया क्योंकि वो अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था जहां वो राडोल्फ के मुक्के को रोकने के समय खड़ा था और उसने अपने हाथ मोड़ रखे थे क्योंकि वो गॉर्डन कबीले के प्रदर्शन को देख रहा था। जब भी उसे लगता कि कोई कबीला सदस्य हारने वाला है तो वो कुछ पृथ्वी भाले भेजकर कार्य करता था और समय पर हस्तक्षेप करने के कारण गॉर्डन कबीले ने पहले ही रईसा कबीले की तुलना में बहुत अधिक बढ़त हासिल कर ली थी। भले ही वे संख्या में लाभ वाले थे और इससे वे बीमार हो गए थे, चूंकि वे उसके करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए आखिरी व्यक्ति जिसने कोशिश की थी वो अभी भी उस खून से पीड़ित है जो उसके टूटे हुए जबड़े से बहने से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब उसने समझदारी से खेलने की कोशिश की और टाइटन को बाईपास करने के लिए एक मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि वह एलेक्स तक पहुंच सके, तो टाइटन ने उस पर सीधा अपरकट लगाया था। इस प्रक्रिया में उसका जबड़ा टूट गया था, लेकिन ये यहीं नहीं रुका क्योंकि टाइटन ने रायसा कबीले के जादूगर को गेंद की तरह वापस अन्य जादूगरों की ओर फेंक दिया था। एलेक्स के पास आने की योजना बनाना ये जादूगरों के लिए उसकी चेतावनी थी और वास्तव में यही मुख्य कारण था कि उन्होंने एलेक्स के पास दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि अपनी कठपुतली को अपना काम करने के लिए भेज दिया। लेकिन अब कुछ लोग पहले से ही अपने दिलों में रो रहे हैं क्योंकि वे कठपुतलियों को देख रहे हैं जो एलेक्स के चारों ओर एक अटकी हुई स्थिति में अच्छी तरह से सजाए गए थे। वे बहुत सारे जादुई पत्थरों के लायक थे, लेकिन वे थे धीरे धीरे बर्फ की मूर्तियां बनती जा रही थी। ये अजीब था कि कैसे बर्फ धीरे धीरे उनकी कठपुतलियों को ढक रही थी, लेकिन फिर भी उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे वहां जाकर अपनी कठपुतलियों को याद करने की कोशिश करें। रईसा कबीले के एक बेशर्म सदस्य ने एलेक्स को उकसाने के लिए शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की थी। तुम केवल इसलिए मजबूत हो क्योंकि तुम एक मजबूत गोलेम के पीछे लड़ते हो जो तुम्हारे कबीले ने तुम्हें दिया है। अगर तुम इतने मजबूत हो तो गोलेम के पीछे से बाहर आओ और हमसे लड़ो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, एलेक्स ने एक मिट्टी का भाला सीधे उसकी ओर फेंक दिया। जादूगर पीला पड़ गया और रास्ते से हटने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। एलेक्स ने न केवल एक पृथ्वी भाला भेजा था, बल्कि उसने पृथ्वी के हाथों से अपने पैरों को भी सीधा जमीन पर रखा था।
कुछ क्षण पहले एलिस ने चुपचाप पृथ्वीहात कौशल का प्रयोग किया था। ये देखने के कारण एलेक्स ने इसे अपने दिमाग में बैठा लिया था, क्योंकि ये एक बहुत ही उपयोगी कौशल था। रईसा कबीले के जादूगर के पेट में भाला लगने के बाद उसका मुंह बंद हो गया था, जिससे दर्द के कारण उसकी चेतना कम हो गई थी। उस जादूगर का उदाहरण देने के बाद किसी ने भी एलेक्स को फिर से ताना मारने की कोशिश नहीं की और अन्य जादूगरों पर ध्यान केंद्रित किया। गॉर्डन कबीले के सभी जादूगर रायसा कबीले के जादूगर पर हंसे, जो गोलेम के बारे में सामान्य ज्ञान के बिना बात कर रहे थे। वे कठपुतलियों की तरह नहीं थे जिन्हें पारित किया जा सके, क्योंकि गॉर्डन कबीले के जादूगर गोलेम तकनीक गोलेम के अंदर उनकी चेतना की एक झलक को जोड़ते हैं, जो उन्हें उनकी आत्मा से जोड़ती है, जिसका अर्थ है कि परिवार के सदस्य के लिए ऐसे गोलेम के साथ संबंध तोड़ना। इस प्रक्रिया में उनकी आत्मा को नुकसान पहुंच सकता है और गॉर्डन कबीले में कोई भी ऐसा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को नुकसान पहुंचाना ही एकमात्र प्रतिबंध नहीं था। लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी और गॉर्डन कबीले ने रईसा कबीले के लगभग सभी जादूगरों को हरा दिया था, क्योंकि उस गिरोह ने रैंक बदलकर टियर 2 जादूगर रैंक की लड़ाई को प्रभावित किया था, जिससे जीत गॉर्डन कबीले के पक्ष में तेजी से झुक गई थी। रैडोल्फ ने युद्ध के मैदान की ओर देखा और पाया कि उसका कबीला पहले ही हार चुका था, और उसने एलिस पर एक कॉम्बो किक भेजी जिसने अपने हाथों का इस्तेमाल करके उन्हें अतिरिक्त तेजी से रोक दिया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उनमें बहुत अधिक शक्ति नहीं थी। रैडोल्फ ने उस पर एक छोटी काली गेंद फेंकी और उसने जल्दी से अपने कटाना को काट दिया, लेकिन इससे पहले कि काली गेंद और स्लैश एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सके, तरल का काला धब्बा जो जमीन में घुस गया था बाहर आ गया और उस धब्ब से एक हाथ बना और उसने खुद को उस धब्बों के अंदर खोद लिया और उसके अंदर से कुछ पकड़ लिया और उसे काली गेंद की ओर फेंक दिया। बैंड। जब राडोल्फ की कठपुतली ने काले गोले का प्रभाव झेला तो एक जोरदार विस्फोट हुआ, जो वास्तव में एक छोटा संपीड़ित मैना बम था जिसे राडोल्फ ने बनाया था और कम खतरनाक दिखाने के लिए अन्य सामग्रियों से ढक दिया था। काले तरल का गोला आइलियास की ओर बढ़ा और आइलियास के चारों ओर लिपटे कवच की ओर मुड़ गया, जिससे उसे मैना बम के विस्फोट से बचाव में मदद मिली। जबकि राडोल्फ पहले ही कुछ मीटर की दूरी पर एक चाल तकनीक के साथ बच निकला था, क्योंकि वो पहले से ही बम से बहुत सावधान था। लेकिन जब उसने अपनी कठपुतली को टुकड़ों में उड़ते देखा तो वो लगभग गुस्से में उड़ गया। उसे याद है कि इतनी मजबूत कठपुतली बनाने के लिए उसे कितना तनाव सहना पड़ा था, जिसमें खर्च होने वाला पैसा भी शामिल था, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने बाल नोच लेगा। वो लगभग एलिस की ओर वापस दौड़ा, लेकिन उसने अपने कंधों पर एक हाथ महसूस किया, जिसने उसे रोक दिया और उस व्यक्ति को घूरा, जिसने उसे गुस्से में वापस पकड़ने की कोशिश की। लेकिन वह डर के मारे कांप उठा, मानो किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी गिरा दी हो। पा पा पितृसत्ता, वो बुदबुदाया, ये इसके लायक नहीं है। अंदर जाओ, जब मैं अंदर आऊंगा तो हम आज तुम्हारी गलती के मामलों के बारे में बात करेंगे, रईसा कबीले के कुलपति ने कहा, और रईसा कबीले के सभी जादूगरों ने कहा। उन्होंने अंदर जाने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया और जो लोग अभी भी होश में थे वे अब उन लोगों के लिए जिम्मेदार हो गए जो अभी भी बेहोश थे, क्योंकि उन्हें उनके शरीर को खींचकर कबीले में वापस लाना था। ये सब होते देख गॉर्डन कबीले के सभी सदस्य एलिस के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे वहां से चले जाना चाहते थे, लेकिन कुलपति की निगाहों ने उन्हें असहज महसूस कराया। इसलिए उन्होंने इंतजार करने और ये सुनने का फैसला किया कि रईसा कबीले के सदस्यों के अंततः अंदर चले जाने के बाद वो उनसे क्या कहना चाहता है। कुलपति ने अंततः पुनः कहा, आप न केवल मेरे वंशजों के ध्यान को भंग करने आए हैं, बल्कि आपने मेरे कुल की शांति और विश्राम को भी भंग कर दिया है, और इस प्रक्रिया में आप सभी आज के बहुत से विनाश के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें मेरे कुल का कांस्य द्वार भी शामिल है। कुलपति ने बाएं गेट की ओर इशारा किया, जो पहले से ही लटक रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अब किसी भी क्षण गिर जाएगा। आप जानते हैं कि आपको केवल हम गॉर्डन के बच्चों को ही दोष नहीं देना चाहिए,
क्योंकि मुझे याद है कि आपके वंशज भी हमारे द्वारा किए गए हर नुकसान के लिए हमारे भागीदार थे, क्योंकि हम एक साथ लड़े थे। एलियास ने इतने जोश और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि एलेक्स को उसकी आधी आत्मसंतुष्ट मुस्कान देखनी पड़ी। एलेक्स ये समझ नहीं पाया कि एलियास हमेशा शेखी बघारने की मुद्रा में क्यों रहता है, लेकिन उसे एक बात का पूरा यकीन था कि एलियास बाकी क्लैंसमैन की तरह कुलपति से नहीं डरता था। जब मैं पहले बाहर आया था तो मैंने आप में से कुछ को दंडित करने के बारे में सोचा था, लेकिन जब मैंने आप सभी की क्षमताओं और आपके द्वारा दिखाए गए अहंकार को देखा तो मुझे लगा कि मैं अपने इरादे वापस ले लूंगा। मैं आप में से कुछ को बर्बाद कर दूंगा, भले ही आप महीनों बाद ठीक हो जाएं। आपकी क्षमता नष्ट हो चुकी होगी और आपका अहंकार खत्म हो चुका होगा। रईसा कबीले के मुखिया ने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, वो गॉर्डन कबीले से डर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो युवा पीढ़ी के साथ व्यवहार न करने वाले कायर हैं। आखिरकार उसके लिए वे सिर्फ युवाओं का एक समूह थे जो बड़े होकर अपने द्वारा प्रदर्शित की गई क्षमताओं को देखते हुए उसके कबीले के लिए सिरदर्द बन सकते थे। जब वो अपने ही कबीले की युवा पीढ़ी के साथ लड़ रहा था तो वो तब से देख रहा था जब से लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि इसमें युवा पीढ़ी शामिल थी और उनका मानना था कि उनका कबीला जीत जाएगा क्योंकि वे घर पर थे और संख्या में अधिक लाभ में थे, और यही कारण था कि उन्होंने कबीले के बुजुर्गों और योद्धाओं को भी नहीं दिखाने के लिए कहा था ताकि बच्चे लड़ सके। आखिरकार प्रतिस्पर्धा हमेशा एक बेहतर योद्धा बनाने की ओर ले जाती है। मैं देख रहा हूं कि रैडोल्फ नाम के उस आदमी को ये रवैया कहां से मिला है। ये निश्चित रूप से उनके कबीले के कुलपति से है। वे मूल रूप से बेशर्म हैं। कल्पना कीजिए कि एक जूनियर पर चुपके से हमला करने से लेकर अपने शब्दों को सही साबित करने तक, ताकि वे हमारे जैसे युवा पीढ़ी के समूह पर हमला कर सके। कितना बेशर्म कबीला है। आर्थर ने एलेक्स के बगल से गुस्से में कुलपति का चेहरा बनाते हुए कहा, और उसने जो भी ऋषि का नाटक किया था उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उस लड़के को मारने के अलावा कुछ नहीं करना चाहता था जिसने अभी कहा था। स्पष्टतः आर्थर ने ऐसा कहा था, अपने मन को अपने गले में भरते हुए। ये एक ऐसी शैली है जो उसे महान बुजुर्ग ने सिखाई थी, इसलिए इससे उसकी आवाज ऊंची हो गई क्योंकि वो अभी भी चुपके से किए गए हमले से नाराज था। उसने अभी अभी वहां खड़ी भीड़ को दूर से ही बता दिया था कि कुलपति क्या करने की योजना बना रहे हैं। कुलपति ने फिर कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई और गॉर्डन कबीले की ओर अपना हाथ बढ़ाया और 6 अलग अलग प्राचीन रेखाओं वाला एक रून हवा में घूमने लगा। टियर 6 जादूगर मंत्र, पवित्र निर्णय, तलवारें। कुलपति ने एक ऐसा जादू किया जो आर्थर ने पहले भी किया था, लेकिन जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो ये आर्थर द्वारा टियर एक जादूगर मन के साथ किए गए जादू से बहुत अलग था। अनगिनत सुनहरी तलवारें हवा में लटक रही थी और उनका सामना कर रही थी, और वे बहुत बड़ी, लंबी थी, और ऐसा लग रहा था कि उन्हें पूरी तरह से गढ़ा गया है। उनमें से प्रत्येक पर रून अंकित थे। जब गॉर्डन कबीले के जादूगरों ने यह देखा तो उनके चेहरे उतर गए और उनकी रीढ़ में ठंडी सिहरन महसूस हुई क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे इस प्रकार की आपदा से कैसे बचेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने नेता की ओर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था या वो कांप रहा था। रईसा वंश के मुखिया को देखते हुए उसके चेहरे पर अब भी वही चंचल मुस्कान थी। यहां तक कि एलेक्स भी इतनी दूर तक के हमले के प्रति उसके शांत रवैये पर आश्चर्यचकित था। उसने अपने अंतरिक्ष वलय से एक कार्ड हल्के से निकाला और अपनी उंगलियों के चारों ओर कार्ड के साथ खेला, और उसने अपना मन उसमें डाल दिया क्योंकि उसने कार्ड को आकाश में लटक रही तलवारों की ओर फेंक दिया था। जिस क्षण एलियस ने कार्ड को ऊपर फेंका, उसका गोलेम, जो एक काले तरल पदार्थ के रूप में था, फैल गया और भूमिगत भागने से पहले गॉर्डन कबीले के हर सदस्य को ढक लिया। कार्ड पर तेज रोशनी हुई और 2 जोकर प्रकट हुए। पहला जोकर शुद्ध सफेद रंग में थोड़ा काला मिला हुआ था, कपड़े पहने हुए था क्योंकि उसकी जोकर नाक भी काली थी, और दूसरा क्लोन जो शुद्ध काले रंग में थोड़ा सफेद मिला हुआ था, कपड़े पहने हुए दिखाई दिया, और जबकि सफेद जोकर हंसी से हंस रहा था।
काला जोकर ठंडे स्वर में हंस रहा था। वे धातु की तलवारों की ओर दौड़े और हर बार जब वे एक सुनहरी तलवार से गुजरे तो वो सीधे शुद्ध स्वर्ण तत्व ऊर्जा में बदल गई, जिसे बदले में दोनों जोकरों ने अवशोषित कर लिया। और धातु तत्व से सभी धातु तत्व ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद सफेद जोकर ने तेज धातु तत्व में लिपटी एक लंबी नाइट तलवार बनाई, क्योंकि ये महान रूनों से चमक रही थी, जो कि पवित्र न्याय तलवारों में मौजूद रूनों से भी बेहतर थी, जिसे रायसा कबीले के कुलपति ने बनाया था। जबकि काले जोकर ने 2 सुनहरे खंजर बनाए थे और उन पर बड़े बड़े अक्षर भी अंकित थे। दोनों जोकर अपने अपने तरीके से हंस रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपना लक्ष्य बदला और रईसा कबीले के कुलपति की ओर दौड़े, और यही वो क्षण था जब रईसा कबीले के कुलपति को पता चला कि उनके साथ छल किया गया है। वो व्यक्ति जिससे वो हमेशा गॉर्डन कबीले से खदानों में लड़ता था, जहां वे गॉर्डन कबीले से भिड़ते थे, एक टियर 6 जादूगर था जो अपने उच्च टियर 6 जादूगर क्षेत्र में बने रहने के लिए लावा तत्वों और लावा गोलेम का उपयोग करता था। लेकिन जो सुरक्षा आकर्षण कार्ड अभी फेंका गया था वह टियर 7 था, और इसका मतलब है कि गॉर्डन कबीले के पास टियर 7 जादूगर था। क्योंकि सुरक्षा कार ऐसी चीज नहीं थी जिसे खरीदा जा सके, ये कुछ ऐसा था केवल उच्च श्रेणी के जादूगर ही जादू कर सकते थे, और उन्हें उनके सबसे मजबूत शिष्यों की सुरक्षा के लिए दिया जाता था। और यह तथ्य कि गॉर्डन कबीले के एक शिष्य के पास यह था, इसका मतलब था कि उनके पास एक टियर 7 जादूगर था, और वह भी एक मजबूत जादूगर, क्योंकि उसका जादू उसके न होने पर भी उसे आसानी से नष्ट करने में सक्षम था, और अब उसे मंत्र की शेष शक्ति का सामना करना था। अन्यथा कबीले का द्वार ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसे गॉर्डन की युवा पीढ़ी जाने से पहले नष्ट करने वाली थी। उसने उनका पीछा करने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए और भी बहुत सी परेशानियां थी। रईसा वंश के कुल द्वार पूरी तरह से नष्ट हो गए। रईसा वंश के कुलपति ने हार की आह भरी। गेट और उनके लेखन, जिन पर उन्हें गर्व था, पहले से ही क्षतिग्रस्त अवस्था में थे और कुलपति के शरीर पर विभिन्न घाव थे। लेकिन यह सब नहीं था। रईसा कबीले के विभिन्न बुजुर्ग और कठपुतलियां जमीन पर इधर उधर फैल गई, और उनमें से अधिकांश ने अपनी सांसें थामने की पूरी कोशिश की। उन्होंने उस विपत्ति के लिए अपने सितारों को धन्यवाद दिया जिससे वे किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। जब रईसा कबीले के मुखिया ने हाल ही में घटी घटना को याद किया तो वो बहुत भयभीत हो गया था जब एलियास का सुरक्षा मंत्र सक्रिय हो गया था, जिससे उसे अपना सारा ध्यान मंत्र को रोकने पर केंद्रित करना पड़ा, बजाय इसके कि गॉर्डन के बच्चे कैसे बच निकले, क्योंकि इस तरह के मंत्र की क्षति सीमा हमेशा विनाशकारी होती है। और इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक संचरण के साथ सभी बुजुर्गों को बुलाया, यह आशा करते हुए कि उनकी संयुक्त शक्ति के साथ वे कम से कम मंत्र को पीछे हटाने में सक्षम होंगे, क्योंकि यह सक्रिय नहीं था, बल्कि स्वयं एक टियर 7 जादूगर था। भले ही ये एक टियर 7 मंत्र था, उन्होंने महसूस किया कि चूंकि टियर 3 जादूगर ने इसे सक्रिय किया था, इसलिए इसकी शक्ति सीमित होनी चाहिए। लेकिन वह तब हैरान रह गया जब उसकी और उसके कबीले के बुजुर्गों की संयुक्त शक्तियों के बावजूद भी वे जेमिनी जोकरों को कबीले के द्वारों को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक पाए। सबसे पहले उन्होंने जोकर पर हमले किए, लेकिन वे अवशोषित हो गए, और उसने सोचा कि वे केवल धातु तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम थे, क्योंकि रायसा कबीले के अधिकांश सदस्य धातु तत्ववादी हैं। इससे पहले एक बुजुर्ग, जिसके पास दोहरे तत्व का संबंध था, ने एक अग्नि हमला भेजा, और यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि यह भी अवशोषित हो गया, और जेमिनी जोकर ने अपने हथियारों पर अग्नि तत्व के हमलों का उपयोग करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उन्हें यह समझने में काफी समय लगा कि जेमिनी जोकर टियर 7 रेंज के तहत किसी भी जादुई मंत्र से व्यावहारिक रूप से प्रतिरक्षित थे। जब उन्हें उत्पन्न करने के लिए उपयोग की गई मन ऊर्जा समाप्त हो गई, तभी दोनों जोकर धुएं के गुबार की तरह गायब हो गए। यहां तक कि अंत तक भी हम उन चुटकुलों के अवतार के हमलों को रोकने में सक्षम नहीं थे। पूरे कबीले को ये संदेश भेजे, हम बंद दरवाजों के एकांत के लिए अपने द्वार बंद कर रहे हैं,
और मैं कभी नहीं सुनना चाहता कि हमारे कबीले के किसी और सदस्य के पास कुछ भी है या गॉर्डन कबीले के साथ कोई बहस है। क्या ये स्पष्ट है? रईसा वंश के कुलपति ने ऊंची आवाज में प्रश्न किया और सभी बुजुर्गों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, क्योंकि वे वापस जाने के लिए तैयार थे और उन्होंने अपने सभी कनिष्ठों को कुलपति के शब्दों के विरुद्ध जाने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। कुलपति गुस्से में चले गए, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ इस बात से डर रहे थे कि उनके कबीले के साथ क्या हो सकता है। अब जब उन्हें अंततः पता चला कि गॉर्डन कबीले में एक टियर 7 जादूगर था और अन्य कुलों द्वारा बताई गई अफवाहों के कारण उसे पहले भी इस बात का संदेह था, लेकिन अब उसे इस बात का भरोसा हो गया था कि गॉर्डन स्कूल में निश्चित रूप से एक टियर 7 जादूगर था और उसे अन्य नए कुलों से बात करनी थी जो उसके साथ शहर में चले आए थे, ताकि वे इस स्थिति से निपटने का कोई रास्ता खोज सके। गॉर्डन कबीले विला से कुछ किलोमीटर दूर एक बड़ा धब्बा जमीन से बाहर आया और गॉर्डन कबीले के सदस्यों को बाहर थूक दिया, जो सभी रईसा कबीले की युवा पीढ़ी से लड़ने गए थे। वे सभी तेज गति से बाहर आ गए और वे शर्मनाक स्थिति में पहुंच गए। कुछ लोग तो अपने नितंबों के बल भी गिरे और जब उन्होंने अपनी स्थिति देखी तो वे खुद पर हंसने लगे। आप सभी को रईसा कबीले के मुखिया का चेहरा देखना चाहिए था जब उसने मेरे द्वारा लाया गया टियर 7 कार्ड देखा। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसे मल खाने के लिए मजबूर किया गया हो। एलिस ने मजाक किया और सब लोग फिर से हंस पड़े। एलेक्स, आर्थर और एग्नेस सभी एलिस के पास गए। आर्थर आगे चल रहे थे। मैं इस अवसर पर वरिष्ठ भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा ध्यान रखा और हमें कठिन परिस्थिति से बचाया। आर्थर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एलेक्स और एग्नेस भी उसके साथ हो लिए। नहीं, आप सभी को वास्तव में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके बड़े होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी, और यदि मैं आप सभी को बाहर नहीं लाता तो शायद मुझे अपने स्वामी के साथ अच्छा समय नहीं मिल पाता। एलिस ने घबराहट भरी हंसी के बीच कहा, वाह, आपके पास एक मास्टर है। उन्होंने ही आपको वह जादुई कार्ड दिया होगा और वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली होगा, है ना? एग्नेस ने अपनी आंखों के सामने एक हल्की चमक के साथ प्रश्न किया, क्योंकि वह जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। हां, बिल्कुल, उन्होंने ही मुझे यह दिया था। यदि चीजें हाथ से निकल जाती। हालांकि ये 7वें भगवान थे जिन्होंने मुझे आप लोगों को लेने आने के लिए कहा था, और चूंकि मैं शहर में वापस आ गया था, इसलिए मैंने वहां जाने का निर्णय लिया। एलिस ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, लेकिन उसने अपना सिर खुजलाया, क्योंकि एग्नेस को देखकर ही उसे सिरदर्द होने का एहसास हो रहा था। वो उसे डिटेक्टर वाइब्स दे रही थी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो सीनियर, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके ये गुरु कौन है जो आप जैसे योग्य जूनियर को पालपोस कर बड़ा कर सकते हैं? एग्नेस ने पूछा, और यहां तक कि एलेक्स और आर्थर ने भी अपने कान आगे कर लिए, क्योंकि वे एलिया के गुरु के बारे में जानना चाहते थे। ओह, ये सरल है। वह सबसे अद्भुत, सबसे मजबूत, जोश से भरा और ज्ञानी स्वामी है और गॉर्डन कबीले का कुलपति भी है। एलास ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। एलेक्स, आर्थर, भाई, क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? क्या आपका मतलब मेरे दादाजी से है या फिर गॉर्डन्स कबीले का कोई और मुखिया कहीं छिपा है? आर्थर से नजरें मिलाने के बाद एलेक्स ने एक बहुत ही मजेदार सवाल पूछा, क्योंकि दोनों ही उस मुखिया की कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो रोज उनके आंगन में बंस चुराने और उन्हें लूटने आता है। इतने महान व्यक्ति का मालिक होना। खैर, इन सब के लिए क्षमा करें श्रीमान एलास, मुझे इन लड़कों को व्याख्यान देना है। यदि आप बुरा न माने तो आप अगले 30 मिनट में हमारे घर आ सकते हैं, क्योंकि मैं रईसा कबीले के विरुद्ध महान विजय का जश्न मनाने के लिए सभी युवा पीढ़ी के लिए एक भोज तैयार करने की योजना बना रहा हूं। एग्नेस ने एलियास को एलेक्स के बेवकूफी भरे सवाल का जवाब देने का मौका देने से पहले ही कह दिया था, लेकिन जैसे ही एलेक्स, आर्थर और नाइट ने सुना कि एग्नेस एक जश्न की दावत तैयार कर रही है, उन्होंने सुबह खाया हुआ खाना लगभग उगल दिया। वे बस यही सोच रहे थे कि जिस भोजन का वे स्वाद लेने वाले थे, वो उनके शरीर की कार्यप्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करेगा।
ठीक है मिस एग्नेस, मैं निश्चित रूप से लड़कों के साथ वहां रहूंगा, एलिस ने उत्तर दिया। जैसे ही वो और एलेक्स गिरोह कबीले के द्वार पर अलग हुए, सभी अपने अपने रास्ते चले गए, क्योंकि जमीन का घर इतना बड़ा था कि यह स्पष्ट था कि खेल नजदीक नहीं था। वाह, तुम तो मेरा नाम भी जानती हो, एग्नेस ने चेहरे पर शर्म के साथ जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे पिता जब भी शैक्षणिक संस्थान में आते हैं, तुम्हारे बारे में बड़बड़ाना बंद नहीं करते, एलिस चिल्लाया और नाइट से बात खत्म करने के बाद अपने साथ आए अन्य लोगों के साथ भीड़ में गायब हो गया। आइलास और उसके साथ आए युवा पीढ़ी के समूह से अलग होने के बाद एलेक्स और उसके गिरोह को एक मुस्कुराते हुए ड्रेको से मिलने का दुर्भाग्य मिला, जो उन पर गर्व करता था, और एक क्रोधित कुलपति जो उनके कान नोच लेना चाहता था जब तक कि वे उसकी बात न सुन ले। यद्यपि एलेक्स और आर्थर ही ऐसे थे जिन्हें उसका इलाज मिला, क्योंकि वही वे लोग थे जिन्हें उसने पकड़ा था। जिस क्षण उन दोनों की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वे उस व्यक्ति से कैसे भाग सकते थे जिसे पृथ्वी के नियमों की समझ थी और जो अपने पृथ्वी से भागने के कौशल के साथ लंबी दूरी तय कर सकता था। वे जिस तरह से भाग रहे थे वो अजीब लग रहा था, लेकिन उनके पैरों के नीचे की धरती उन्हें बार बार पीछे की ओर कुलपति के पास ला रही थी। आर्थर और एलेक्स ने अपने नीचे पृथ्वी के तत्वों को उलटने का भी सहारा लिया, लेकिन पृथ्वी ने उनकी पुकार को अस्वीकार कर दिया और वे जल्द ही खुद को कुलपति के हाथों में पाया, जिसने उनके कान खींचना सुनिश्चित किया और गुस्से में उन्हें डांटा और उन्हें उनके आंगन में खींच लिया। एग्नेस और नाइट केवल दया से उन दोनों लड़कों को देख सकते थे जो चुपचाप पीछे से आ रहे थे, क्योंकि वे सावधान थे कि कुलपति का क्रोध उन पर न भड़के। और जब कुलपति ने लॉर्ड सप्तम को छोड़ दिया, जो ड्रेको भी है, तो उसने एलेक्स और आर्थर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने अंततः कबीले में थोड़ी अराजकता वापस ला दी और चीजों को चिंगारी दी। इसलिए एलेक्स ने इस अवसर का उपयोग करके ड्रेको से एलियास के बारे में पूछा कि उसने उसे कबीले में कभी क्यों नहीं देखा, और उसे बताया गया कि एलियास पास ही एक जादूगर अकादमी में है और केवल एक छोटी छुट्टी के लिए घर आया था। उन्होंने गॉर्डन्स परिवार के कई प्रतिभाशाली लोगों के बारे में भी बात की जो उसी अकादमी में गए थे और कैसे वे उन्हें भी वहां दाखिला दिलाने की योजना बना रहे थे। प्राचीन ब्लेज कबीले के साथ राजधानी में हुए घोटाले के बाद वे एलेक्स को ब्लेज कबीले के नियंत्रण क्षेत्र से दूर कहीं भी रखने की कोशिश कर रहे थे। जब तक कि उनका स्कूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे खुश रहेंगे। अब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ लोग वास्तव में कबीले से उसके पीछे पड़े थे। ये एक दुखद बात थी, लेकिन एलेक्स की सुरक्षा के लिए उन्होंने महसूस किया कि यह बहुत अच्छा था कि वो पहले कबीले में रहा जब तक कि उसे पास के जादूगर अकादमी में प्रवेश नहीं मिल गया। कम से कम तब तक प्राचीन ब्लेज कबीला एलेक्स को उस अवधि तक छू नहीं पाएगा जब तक वह जादूगर अकादमी का छात्र होगा। चूंकि वे किसी भी जादूगर अकादमी को चुनौती नहीं देना चाहेंगे, विशेष रूप से उस अकादमी को जिसमें उनके कोई बुजुर्ग नहीं है, क्योंकि वह उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर है, और यदि उन्होंने उसकी हत्या करने की कोशिश की और स्कूल ने उन्हें जिम्मेदार पाया तो उन्हें देश के सभी जादूगर संस्थानों की ताकत का सामना करना पड़ेगा। एलेक्स को तब अधिक शांति महसूस हुई जब उसने कबीले की योजनाओं के बारे में सुना, लेकिन ड्रेको के जाने से पहले उसने उसके कान में एक और सवाल फुसफुसाया। क्या एलिस सचमुच मेरे दादाजी का शिष्य है? मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें वह याद नहीं है। वो हमेशा तुम्हारे साथ खेलता था। वास्तव में गिदोन भी उसके साथ खेलता था, ड्रेको ने कहा, और एलेक्स घबरा कर हंस पड़ा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वो अपने चाचा को कैसे बताएगा कि वह अपनी सारी यादें याद नहीं कर पा रहा है, और उनमें से कुछ तो अभी भी धुंधली लगती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शरीर में निवास करने वाली पहली आत्मा नहीं थी। इसलिए वो अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए केवल अज्ञानता का नाटक कर सकता था। उसे एलियास को याद करने में परेशानी हो रही थी, और यहां ड्रेको एक अन्य नाम, गिदोन, का उल्लेख कर रहा था। मुझे बचपन में जो कुछ भी हुआ वो सब ठीक से याद नहीं है। खैर, मुझे लगता है कि आप शायद उसके बारे में भूल गए होंगे, क्योंकि उसने जादूगर अकादमी में जल्दी दाखिला ले लिया था। खैर, कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आपको जानना ही है तो वो वास्तव में
आपके पिता का एकमात्र शिष्य और छठे बड़े का पुत्र है, ड्रेको ने कहा और पूरे गिरोह ने ठंडी सांस ली। क्या ये दो महान गुरुओं के बराबर नहीं है? आर्थर ने पूछा, क्योंकि वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि एलास को कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। ये देखते हुए कि गॉर्डन कबीले के दो प्रमुख शक्तिशाली लोगों से उसका कितना संबंध था, जो कबीले में प्रमुख निर्णयों के लिए जिम्मेदार थे। तकनीकी रूप से हाँ, क्योंकि उसकी गोलेम तकनीकें उसके पिता छठे एल्डर से आई थी, जबकि उसकी युद्ध तकनीकें कुलपति से आई थी, ड्रेको ने समझाया। ओह, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके गोलेम में पागलपन और अनोखे कौशल थे जो मैंने पहले देखे थे उनसे अलग थे, आर्थर ने कहा। मुझे नहीं लगता कि कुलपति उसे कुछ सिखा सकते हैं। उसने पृथ्वी के तत्वों का भी उतना उपयोग नहीं किया, लेकिन लड़ने के लिए अपने कटाना पर निर्भर रहा, एलेक्स ने आर्थर के शब्दों के साथ शिकायत की। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आप वास्तव में अपने दादाजी को नहीं जानते। फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो कुलपति पद पर बने रहने में सक्षम है, जबकि ऐसी अफवाह है कि वह सभी प्रमुख नेताओं में सबसे कमजोर है, भले ही वह टियर 7 के हों, और हमारे बुजुर्ग ज्यादातर टियर 6 के हैं? ड्रेको ने पूछा और इस सवाल ने एलेक्स को सचमुच चौंका दिया। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गॉर्डन परिवार सत्ता का भूखा नहीं है, बल्कि वे अपने कर्तव्यों से इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने उन्हें त्याग दिया है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या हमारे पास वास्तव में बुजुर्ग हैं। ड्रेको, एलेक, अपने शब्दों से सावधान रहो, वे बहुत दुख देते हैं, ड्रेको खांसते हुए बोला, क्योंकि उसे भी एलेक्स के शब्दों के बारे में अपराध बोध हो रहा था, क्योंकि उसे याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार एक बुजुर्ग के रूप में अपना कर्तव्य कब निभाया था। अगर आज का मामला युवा पीढ़ी द्वारा अराजकता पैदा करने से संबंधित न होता तो वह यहां नहीं आता। आखिरकार सभी बुजुर्गों को ध्वनि संदेश भेजा गया, लेकिन केवल वही आए क्योंकि मामले को कुलपति को स्वयं ही संभालने के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक है, अगर आपको पता होना चाहिए कि आपके दादा ने अपने भीतर के गॉर्डन वंश की शक्ति को जागृत कर लिया है। यही कारण है कि वह कबीले का नेतृत्व करने में सक्षम है, और उसकी वंश शक्ति सबसे विशेष में से एक है, और चूंकि वह अपने पिता का पहला पुत्र था, इसलिए वह स्वचालित रूप से निर्वाचित हो गया था। आपके दादा का जन्म जेमिनी स्टार काल के दौरान हुआ था और उन्होंने महान गॉर्डन जेमिनी वंश को जागृत किया था, इससे पहले कि वह उच्च स्तरीय जादूगर दायरे में भी पहुंचे। हालांकि उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि वह किस दायरे को जागृत करने में सक्षम थे, लेकिन पुराने बुजुर्गों द्वारा इसे छिपाने के लिए, तो इसका मतलब केवल यह है कि अगर यह खुलासा किया गया तो यह बहुत सारी परेशानियों का कारण होगा। मैं जानता हूं कि आप सभी ने सुना होगा कि जब मैं युवा था तो मैंने कई कुलों के लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी कर दी थी, जबकि मैं एक मध्यम श्रेणी के कुल का सदस्य था। वास्तव में मैं लगभग मारा ही गया था, और उन्होंने कहा कि कुलपिता ने मुझे अकेला छोड़ने से पहले मुझसे विनती की थी। मैं आपको बता दूं कि यह कहानी झूठी है। एलेक्स, एग्नेस, आर्थर और नाइट सभी ने एक साथ खुली आंखों से कहा। जब मुझ पर 5 अलग अलग कुलपतियों ने हमला किया तो वो कहीं से भी प्रकट हो गए। ये मेरे लिए अब तक का सबसे जादुई क्षण था, क्योंकि मैंने उन्हें उसी क्षेत्र के 5 लोगों के खिलाफ लड़ते देखा और फिर भी उन्होंने बिना किसी नुकसान के अपना बचाव किया। उस समय वह अभी भी टियर 6 जादूगर था, और वह केवल अपने जंगली कटाना कौशल और अपनी जेमिनी तकनीकों का उपयोग करता था। और मैंने उसके हमलों के बारे में एक बात नोटिस की, वो हमेशा ठंडे हत्या के इरादे से बदलती रहती थी। चंचल प्रहार करने के कारण उसके सामने वाले के लिए उसकी आक्रमण लय को समझना कठिन हो जाता था, क्योंकि वह किसी भी क्षण बदल सकता था। जब वह अपने ठंडे व्यक्तित्व में बदल जाता था तो उसे कबीले युद्ध उन्मादी कहते थे, लेकिन जब वह अपने चंचल व्यक्तित्व में वापस आ जाता था तो वह एक जादूगर प्रतिभा बन जाता था। और बाद में मुझे पता चला कि उसका व्यक्तित्व दोहरा था, ड्रेको ने कहा। एलेक्स, वाह, आपका मतलब है कि मेरे दादाजी का एक हिस्सा ऐसा है जिससे मैं अभी तक नहीं मिला हूं। यह वाकई चौंकाने वाला है, एलेक्स ने अचानक कहा।
आर्थर ने आगे कहा, इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि वह अकेले ही 5 अलग अलग कुलपतियों का सामना कर सकता है और फिर भी अपनी स्थिति बनाए रख सकता है। क्या मैं अकेली हूं जिसने देखा कि कुलपति और एलिस दोनों के व्यक्तित्व दोहरे हैं? एग्नेस ने पूछा, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि लड़कों में ऐसा क्या है जो उन्हें मुख्य विषय से भटका देता है। ठीक है, मैं ये बात आपसे पहले ही कहने वाला था, नाइट ने कहा, लेकिन वह जल्दी से चुप हो गया और घबराहट से आसमान की ओर देखने लगा, क्योंकि उसने देखा कि एग्नेस किस तरह की निगाहों से उसे देखती थी। उसे उन सभी झूठों से पीछे हटने पर मजबूर करना जो वो पहले बोलने की योजना बना रहा था। ठीक है, ये सच है, छोटी महिला, पैट्रियार्क और एलिस दोनों के पास दोहरे व्यक्तित्व हैं, क्योंकि वे दोनों मिथुन राशि के नक्षत्र में पैदा हुए थे और इस अवधि में पैदा हुए गॉर्डन कबीले के सदस्यों के लिए दोहरे व्यक्तित्व होने की संभावना है। ड्रेको ने समझाया और गिरोह के सभी लोग इस तथ्य की खोज से हैरान थे कि कबीले में दोहरे व्यक्तित्व वाले अन्य लोग भी हो सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह कुलपति का शिष्य है। आखिर वह और किससे सीख सकता है? आर्थर ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बूढ़ा आदमी इतना शानदार है। एलेक्स ने उसकी ठुड्डी को छूते हुए तर्क दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे आपको उस दिन जो कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी बता देनी चाहिए। आपके दादाजी, जो कि कबीले के कुलपति भी हैं, जब उन्हें पता चला कि 5 बूढ़े राक्षस मेरे जैसे कनिष्ठ के पीछे पड़ गए हैं, तो वे इतने क्रोधित हो गए कि उनका मूड उनके ठंडे व्यक्तित्व में बदल गया और उसने सभी 5 कुलपतियों को पराजित कर दिया। वास्तव में वह उन्हें मारने के करीब पहुंच गया था। उन्हें तभी छोड़ा जब उनमें जीवन का एक छोटा सा कण शेष बचा था और उसने उन्हें गॉर्डन कबीले के नाम से युद्ध लाभ के रूप में पकड़ लिया। और इतना ही नहीं, उसने अहंकारपूर्वक 5 कुलों से अपने प्रतिनिधि भेजने को कहा ताकि वे आकर अपने कुलपति को बचा सके और ये भी वादा कर सके कि वे गॉर्डन कुल के किसी भी सदस्य के विरुद्ध फिर कभी कोई कदम नहीं उठाएंगे, अन्यथा वो फिर से उनके पीछे पड़ जाएगा। ड्रेको समझा ही रहा था कि आर्थर ने आंखों में चमकते सितारों के साथ बीच में ही टोक दिया, 7वें भगवान, आप जिस कुलपति का वर्णन कर रहे हैं वो वास्तव में मेरा खून खौला रहा है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कुलपति ने अतीत में ये सब किया था। मुझे लगता है कि वो मेरा नया नायक हो सकता है, लेकिन रुकिए, अगर उसने ये सब किया है तो जो हमने सीखा है उसके आधार पर कहानी इतनी कठिन क्यों है? बाम, आर्थर ने पूछताछ की, लेकिन बदकिस्मती से एग्नेस ने उसके सिर पर थप्पड़ मार दिया और वह केवल अपमान सहन कर सका क्योंकि आर्थर ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि एक महिला के खिलाफ हाथ उठाना जो उसका प्रतिद्वंदी नहीं था। अगर तुम चुप हो जाते तो वो तुम्हें समझा देता, नाइट ने जोड़ा। जैसा कि मैं कह रहा था, अन्य कबीले शर्मिंदा थे और अपने मुखिया को बचाने के लिए आए थे, लेकिन जनता को वास्तव में पता नहीं था कि क्या हुआ था। और चूंकि उन कबीलों ने देखा कि मुखिया कभी भी अपनी शर्मिंदगी को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करते हैं, उस माध्यम का उपयोग कहानी का दूसरा संस्करण प्रस्तुत करने के लिए किया गया, जिसे आप सभी अब जानते हैं। हालांकि कुलपति ने सुना कि उन्होंने कहानी को कैसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया, लेकिन उन्होंने इस पर केवल हंसी उड़ाई और कबीले से कहा कि इसे भूल जाओ, क्योंकि हम ध्यान नहीं चाहते। और इस तरह 5 कुलों ने साहस दिखाया और खबर को और अधिक फैलाया, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा विस्फोट होगा, और उनके मन में हमेशा भय बना रहता था। लेकिन कुलपति उन हारे हुए लोगों की परवाह नहीं कर सकते थे, जो अभी भी महसूस करते थे कि उन्हें एक महान छवि बनाए रखनी चाहिए। और यही कारण है कि कुछ कबीले गॉर्डन कबीले से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने पैट्रियार्क की वास्तविक शक्ति देखी है और सोचते हैं कि हमारे कबीले ने एक मध्यम कबीले की टियर रैंकिंग पार कर ली है और उन्हें बहुत पहले ही इस शहर से बाहर चले जाना चाहिए था। लेकिन इन सभी दावों और विश्वासों को अन्य कुलों द्वारा अफवाह मात्र बताया गया है, क्योंकि उन्हें यह विश्वास करना असंभव लगा कि हमारा कुल उच्च श्रेणी का है, क्योंकि वे किसी अन्य कुल से कमतर होने के लिए तैयार नहीं थे। उच्च स्तरीय कबीला बनने में आने वाली कठिनाइयों के कारण वे इन अफवाहों को भूल गए और कुलपति को उनके चंचल रवैये के कारण एक मजाक के रूप में देखा
और कबीले को कभी भी सामान्य रेटिंग से अधिक नहीं मिली, जो कि कुलपति चाहते हैं। कुछ कबीलों को छोड़कर जो हमारे खिलाफ सुरक्षा में हैं, जिनमें पीछे से 5 कबीले भी शामिल हैं, जो हमें अपमानित न करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि हमारा कुलपति कितना डरावना है। ड्रेको ने अपने चेहरे पर जंगली जुनून के साथ कहा। वाह, मुझे लगता है कि मेरा दिमाग उड़ गया है, क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि मेरे दादाजी कितने डरावने हैं। जब मैंने उन्हें एक सामान्य बूढ़े व्यक्ति के रूप में सोचा था, जब वो वापस आते हैं तो मुझे घोटाला करने की जरूरत होती है। खांसी, मुझे मुआवजे के रूप में उनकी कीमती शराब में से कुछ लेने की जरूरत है, एलेक्स ने कहा, और आर्थर खुशी से मुस्कुराया क्योंकि उसने एलेक्स को गले लगा लिया था। वो पहले से ही उन वाइन के सपने देख रहा था जिन्हें वे लूटने वाले थे। ठीक है, मैं अब अपने रास्ते पर चलता हूं। बाद में 7वें बुजुर्ग ने कहा, जैसे ही उसने एक जादू किया और जमीन खुल गई और वो उसमें प्रवेश कर गया। उसकी इस छोटी सी क्रिया ने वास्तव में एलेक्स को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह पृथ्वी यात्रा का मूल रूप था और पूरे गॉर्डन कबीले में केवल पैट्रियार्क ही इसे पूरी तरह से कर सकता था, क्योंकि ये अन्य तत्वों के भागने वाले मंत्रों को देखने के बाद उसका स्वयं का आविष्कार किया गया कौशल था। मुझे लगता है कि बूढ़ा आदमी वास्तव में ड्रेको को वो कौशल सिखा रहा है, क्योंकि उसने हमें अपने प्रिय पृथ्वी से बचने का मौका देने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि एलिया के गोलेम के पास भी एक समान कौशल है। आर्थर ने शिकायत की और एलेक्स केवल दुखी होकर मुस्कुरा सका। आप क्या उम्मीद करते हैं? मुझे तो ये भी लगता है कि कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ड्रेको जिस मुसीबत में फंस गया था उसके बाद वो पैट्रियार्क के करीब हो गया और गॉर्डन कबीले का लावा राजा भी बन गया। अब मैं सोच रहा हूं कि वो भी मेरे दादा का पुराना शिष्य है। अगर नहीं तो वो इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? एलेक्स ने कहा, और आर्थर ने उसके कंधों पर थपथपाया। हमें इस सदमे से अपनी नसों को शांत करने के लिए और अधिक शराब पीनी चाहिए, आर्थर ने धूर्त मुस्कान के साथ सुझाव दिया, और वे दोनों एक दूसरे को बड़ी मुस्कान के साथ देखने लगे, क्योंकि वे देख सकते थे कि उन दोनों के इरादे एक ही हैं। एग्नेस ने अंततः अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया और वे कम से कम समय में दावत तैयार करने में सफल रहीं, और उन्होंने सभी लड़कों को भी आने के लिए आमंत्रित किया। यहां तक कि एलिस भी उसी क्षण आ गया जब उसने सुना कि दावत तैयार हो गई है। ये अजीब था कि वे सभी वहां भोजन की प्रतीक्षा में उत्सुकता से बैठे थे, क्योंकि एलेक्स की रसोई से आने वाली सुगंधित खुशबू बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी और उनके शोर को बाधित करके उन्हें लार टपकाने पर मजबूर कर दिया। और कल्पना कीजिए कि जब भोजन अंततः बाहर आएगा तो कैसा होगा, क्योंकि यदि ये बाहर आने से पहले ही इस तरह की खुशबू दे रहा था तो वे केवल इसके अंतिम परिणाम की कल्पना ही कर सकते थे। एलेक्स, आर्थर और नाइट सभी ने ये सुनिश्चित किया कि वे दूर रहें। उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि भोजन परोसे जाने के समय उन्हें कोई न देखे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला। चूंकि एग्नेस ने यह सुनिश्चित किया कि वह भोजन का मिश्रण उन्हें स्वयं ही दे, इसलिए वे केवल दृढ़ निश्चय कर सके और भोजन को उसी तरह खाने के लिए तैयार हो गए। और जब उनका मन तेजी से घूमने लगा तो वे दर्द से मुस्कुरा उठे। जिन लोगों ने भोजन चखा उनमें से अधिकांश को लगभग उल्टी आ गई, लेकिन अंदर जाने से पहले गेट पर एलेक्स की चेतावनी को याद करने के बाद वे सभी इसे खाने के लिए मजबूर हो गए और उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्होंने कड़वे भोजन को निगल लिया था, जिसकी सुगंध बहुत ही खराब थी। दिखने में भी अच्छा था लेकिन स्वाद भी बहुत ही खराब था, और जिससे उनका मन बहुत तेजी से गति कर रहा था। खाना पकाने के लिए लोग जिम्मेदार थे, लेकिन एग्नेस की भागीदारी के कारण भोजन का स्वाद बिगड़ गया। एलेक्स को इसकी उम्मीद थी, क्योंकि उसने एग्नेस को कुछ बार खाना बनाना सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने भोजन को छुआ सब कुछ नीचे गिर गया और स्वाद बदल गया। और यही कारण था कि उसने गॉर्डन कबीले के जादूगरों को उनके प्रवेश से पहले ही धमकी दे दी थी, क्योंकि उसने उनसे कहा था कि वे शपथ लें कि वे कभी भी भोजन नहीं उगलेंगे या अपना भोजन अधूरा नहीं छोड़ेंगे, अन्यथा उसे अपने दादा को शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और वे उन शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को न समझते हुए तुरंत सहमत हो गए थे।
आखिरकार एलेक्स एक मित्र के रूप में एग्नेस की भावनाओं की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उसने ऐसा किया। स्पिरिट मील खाया। 1 घंटे के लिए प्रशिक्षण दक्षता 2 गुना बढ़ गई। इस तरह का संदेश देखने के बाद एलेक्स ने जल्दी से अपनी प्लेट खा ली और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और साधना शुरू कर दी। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस स्पिरिट मील का क्या मतलब है, लेकिन उसे यकीन था कि इसका संबंध एग्नेस के खराब स्वाद वाले भोजन से है जो कभी नहीं बदल सकता। अपनी आंखें बंद होने के बावजूद भी वो पृथ्वी और अग्नि तत्वों के सभी कणों को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस कर सकता था और ये उसे ताजगी का एहसास करा रहा था, जैसे तत्व उसे अपने बेटे की तरह गले लगा रहे थे। आर्थर और नाइट ने इस अनुभूति को अनदेखा नहीं किया क्योंकि उन्होंने देखा कि एलेक्स के चारों ओर तत्व घनत्व बढ़ गया है और उन्होंने एलेक्स के साथ भी ऐसा ही किया। और जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी साधना की गति लगभग 100% बढ़ गई है, जिससे उन्हें आधे प्रयास में 2 गुना सुधार मिला। कबीले के अन्य जादूगरों ने उन्हें ऐसा करते देखा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और एक बड़े सूप में सूप गटक लिया। मैंने सोचा और साधना करने की कोशिश की। एक ही वातावरण में इतने सारे लोगों द्वारा साधना करने की शक्ति और मन पर इतना अधिक खिंचाव होने के कारण एलेक्स हाउस के पास हवा में और बादलों के ऊपर मन का घनत्व इतना शुद्ध हो गया कि कोई भी देख सकता था कि उस क्षेत्र में मन एकत्रित हो रहा था, जैसे कि उस क्षेत्र में साधना को और अधिक प्रचुर बनाने के लिए एक संरचना बनाई गई थी, क्योंकि ये दूसरों को अनगिनत सफलताएं दिलाएगा जब तक कि साधना करने वाले मन बादल की सीमा के अंतर्गत है। यदि वहां साधना करने वाला एक व्यक्ति अपनी साधना के बल को 2 गुना प्रयास तक बढ़ा सकता है, तो 40 से अधिक जादूगर अपनी तकनीकों से एक जंगली चूषण बल के साथ साधना कर सकते हैं। वे जो सर्पिल बल खींचने में सक्षम थे वो इतना बड़ा था कि इससे उनकी खेती की दक्षता और गति में 10 गुना से अधिक सुधार हुआ, जो पहले एक व्यक्ति से 2 गुना अधिक था। पैट्रियार्क हाउस। उसने ठंडे भाव से अपनी खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई जब उसने एलेक्स के घर के ऊपर मन के शुद्ध बादल को देखा। जब उसे यकीन हो गया कि ये कोई धमकी या कोई बाहरी हरकत नहीं है जो किसी और ने की है जो उसके कबीले का नहीं है, तो वो मुस्कुराया। लेकिन उसकी सामान्य हंसमुख मुस्कान के बजाय ये मुस्कान काफी क्रूर लग रही थी। वो लड़का अब क्या कर रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए कि कहीं कुछ हाथ से निकल न जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग ये सोचें कि मेरे कुल में एक महान खजाना पैदा हो गया है। कुलपति ने खुद से कहा और कुछ सेकंड के बाद उसके चेहरे का भाव ठंडा से सामान्य हो गया। जैसे ही वह न्यूनतम प्रयास के साथ मैदान में प्रवेश कर गया और एलेक्स के घर के लिए रास्ता बना रहा था। भले ही इलास को अपने दोहरे व्यक्तित्व को नियंत्रण में रखने में कठिनाई हो रही हो, लेकिन कुलपति के लिए ऐसा नहीं था। अपने व्यक्तित्व को बदलना एक प्रकाश बल्ब को चालू और बंद करने जितना आसान था। ये क्या है? चौथे एल्डर जो अभी वापस आए थे, उन्होंने कहा कि वे मैना घनत्व में वृद्धि महसूस कर सकते थे, लेकिन ये केवल पास के एक विशेष क्षेत्र में था। वे अविश्वसनीय रूप से शुद्ध मैना और स्वर्ग से मूल मैना से अविश्वसनीय खिंचाव महसूस कर सकते थे, जिससे विशेष क्षेत्र ऐसा लग रहा था। एकांत में समृद्ध संप्रदायों के लिए एक विशेष खेती योग्य भूमि। उसने अपनी मानसिक शक्ति को सावधानीपूर्वक फैलाया, क्योंकि वह कबीले में किसी के भी रहस्य को जानने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ ये पता लगाना चाहता था कि मन बादलों का कारण क्या है। ओह, मैं देख रहा हूं कि इसका उस बच्चे से कुछ लेना देना है। मुझे लगता है कि मुझे वहां अपना चेहरा दिखाना चाहिए। चौथे एल्डर ने अपने बेटे ब्रैंडन की ओर देखते हुए कहा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी और वह जमीन पर ध्यान की मुद्रा में बैठा था। चौथे एल्डर देख सकते थे कि पृथ्वी के कुछ और तत्व उनकी ओर बढ़ रहे थे और उन्होंने इसे एलेक्स के आंगन के ऊपर स्थित मनोर बादल की घटना के साथ जोड़ा। हालांकि ये एलेक्स के घर पर रुकते हुए मन बादल जितना अजीब नहीं था। ये अभी भी सामान्य खेती से एक उन्नत था। खैर, मुझे लगता है कि अब मैं टहलने के लिए अपने पैर बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि वो लगभग अंतिम चरण में है।
चौथे एल्डर ने कहा, और अगले ही पल वो कमरे से गायब हो गए। ब्रैंडन को कमरे में अकेला छोड़ दिया। उसके चारों ओर हवा में 2 तैरते हुए हथियार घूम रहे थे। दोनों हथियार ब्रैंडन की मानसिक ऊर्जा से समर्थित थे और यही कारण है कि वे अभी भी पानी में तैर रहे थे, जबकि उसका पूरा शरीर विभिन्न प्रकार के कट और निशानों से ढका हुआ था। उसके चेहरे को छोड़कर, जो अभी भी दोषरहित है, उसके ऊपरी शरीर के हर अन्य मार्ग पर निशान थे। हालांकि उन निशानों को ठीक किया जा सकता था, क्योंकि वह एक जादूगर था और आसानी से अपने मान को उस क्षेत्र में प्रवाहित कर सकता था और उपचार प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, और चाहे चोट कितनी भी गंभीर हो, अब तक उसे बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अपने मान को सीमित कर दिया है और उसके पूरे शरीर से सारी मन शक्ति खत्म हो चुकी थी और उसे सहारा देने वाली एकमात्र चीज उसकी मानसिक ऊर्जा थी। अन्यथा वह इस तरह के गंभीर प्रशिक्षण से टूट जाता। चूंकि वह अभी भी अपने मन को सीमित कर रहा था और प्रशिक्षण के लिए अपने नंगे भौतिक शरीर का उपयोग कर रहा था, और उसके शरीर पर जो घाव थे वो इस बात का प्रमाण था कि प्रशिक्षण कैसा रहा था। गॉर्डन कबीले के अधिकांश लोग अब एलेक्स के आंगन के बाहर खेती कर रहे थे। हालांकि ये उनके घर के अंदर होने जितना मददगार नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी ओर से खेती करने से उनकी खेती की गति बढ़ गई। ऊपर की ओर दोगुना प्रयास इस बात पर निर्भर करता है कि वे उसके घर के कितने करीब थे, और इससे लगभग लड़ाई हो गई थी जब तक कि वे गॉर्डन कबीले के उच्च रैंकिंग वाले नेताओं की उपस्थिति के कारण अलग नहीं हो गए। कबीले के लगभग सभी बड़े बुजुर्ग एलेक्स के घर के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। वे हवा में तैर रहे थे और इमारत के निकट एकत्रित हुए मन बादल को देख रहे थे। यद्यपि मैना क्लाउड निम्न स्तरीय जादूगरों के लिए बहुत बड़ी मदद लेकर आता है, लेकिन ये गॉर्डन कबीले के प्रमुख व्यक्तियों को जरा भी दिलचस्पी नहीं दिला पाया। ये सब घटना एग्नेस द्वारा बनाए गए गलत स्पिरिट मील के कारण हुई थी। यहां तक कि उसकी साधना भी निम्न स्तरीय जादूगर क्षेत्र तक ही सीमित थी। जबकि जो लोग सांसारिक मन पर इस तरह के एक महान सर्पिल बल का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ शामिल हुए थे, वे टियर 1 से टियर 3 जादूगर क्षेत्र की सीमा के बीच के जादूगर थे, और वे जो मैना क्लाउड आकर्षित करने में सक्षम थे वो केवल निम्न स्तरीय जादूगरों के लिए ही उपयोगी था और टियर 4 के जादूगरों को अधिक प्रगति करने में मदद नहीं कर सकता था। गॉर्डन कबीले के बुजुर्गों की साधना में मदद करने की तो बात ही छोड़ दें। यदि वे बलपूर्वक छोटे मन बादल को अपने शरीर में अवशोषित करने का प्रयास भी करते हैं, तो उनमें केवल थोड़ा सुधार होगा और उनका शरीर बहुत सारे विषाक्त पदार्थों से भर जाएगा जो उनके भविष्य की प्रगति में बाधा डालेंगे। जब तक वे अपने शरीर की अशुद्धियों को दूर नहीं कर लेते, तब तक वे कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे, और केवल इसी अशुद्धियों को दूर करने में उन्हें काफी समय लगेगा, और इससे उनके और उनके प्रतिद्वंदियों के बीच दूरी पैदा हो जाएगी। इसलिए शक्ति में अल्प वृद्धि के लिए इस प्रकार का शॉर्टकट वास्तव में सलाह योग्य या लाभदायक नहीं था, सिवाय इसके कि वे गंभीर स्थिति में हों। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी हानिकारक है। अभी देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। कुलपति ने कहा कि गॉर्डन कुलों की युवा पीढ़ी को मैना क्लाउड के तहत खेती करते हुए देखने के बाद ये स्पष्ट था कि वे इसके अंत में बहुत प्रगति करने जा रहे थे, क्योंकि ये किसी और की तुलना में उनके लिए अधिक लाभदायक था। अब हम अंधे तो नहीं हैं, हम भी वही सब देख सकते हैं जो आप देख रहे हैं, और हमारे सामने चालाक बनने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। बड़े बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, और वहां मौजूद सभी बुजुर्ग अपने दोनों बड़े भाइयों के बीच हो रही इस हंसी मजाक पर हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। पूरे 30 मिनट के बाद एलेक्स ने अपनी आंख खोली, क्योंकि उसका मैना क्लाउड से कनेक्शन टूट गया था, और चाहे उसने बादल से शुद्ध मैना को खींचने वाली बढ़ती मैना तरंगों से जुड़ने की कितनी भी कोशिश की हो, वो ऐसा करने में सक्षम नहीं था। मुझे लगता है कि मेरे 30 मिनट अंततः समाप्त हो गए और मैं धोखा देकर दूसरा भोजन नहीं कर सकता। हालांकि एग्नेस का ये भोजन खराब स्वाद के बावजूद बहुत सारे आश्चर्य लेकर आया, एलेक्स ने खुद से कहा, और कुछ सेकंड के बाद आर्थर और नाइट भी वहां से जाग गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें खोली और मैना क्लाउड थोड़ा कम हो गया। हालांकि ये ध्यान देने योग्य नहीं था,
लेकिन घटते बादल ने कुलपति और बुजुर्गों की आंखों को नहीं छोड़ा, क्योंकि वे मन बादल को देख रहे थे। वे ऐसी स्थितियों को इस तथ्य से भी जोड़ने में तत्पर थे कि 3 लोग अपनी साधना समाधि से जाग चुके हैं, जिसका अर्थ है कि जितने अधिक लोग जागेंगे, बादल के पूरी तरह से गायब होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ऐसा लगता है कि 30 मिनट केवल मुझे ही नहीं, बल्कि उन सभी को दिए गए थे जिनके पास आत्मा थी। भोजन केवल 30 मिनट के लिए ही दिया गया था। उस विशेष साधना के लिए एलेक्स ने अनुमान लगाया। बहुत समय नहीं बीता था कि हर कोई अपनी साधना की अवस्था से जागने लगा, और कुछ लोग पहले से ही जश्न मना रहे थे, क्योंकि वे पहले से ही अपने मन पूल में वृद्धि महसूस कर सकते थे, जबकि कुछ लोग पहले से ही अपने पुराने दायरे में फंसे रहने के बाद एक छोटे से रैंक तक पहुंच गए थे। चाहे कुछ भी हो, सभी के चेहरों पर मुस्कान थी, क्योंकि वे सभी अपने अनुभव बता रहे थे। आइलास चकित एग्नेस की ओर चली गई, जो अभी भी उन सभी घटनाओं से स्तब्ध थी, जिनमें वे लड़कियां भी शामिल थी जिन्होंने उसके साथ खाना पकाया था। उन्होंने लोगों को भोजन खाते और एक विशेष साधना अवस्था में प्रवेश करते देखा है, और वे एक प्रकार के बादल को बुलाने में सक्षम थे जिससे उसके निकट रहने वालों को केवल वहां रहने से ही लाभ प्राप्त हुआ। हालांकि अब बादल गायब हो चुका था, क्योंकि वे सभी विशेष साधनाओं से जागृत हो चुके थे। एग्नेस को पहले से ही महसूस हो रहा था कि वह टियर 2 जादूगर क्षेत्र के करीब थी, क्योंकि जब लड़के उसके पास आए तो बहुत सारे पृथ्वी और जल तत्व कण उसकी ओर बह रहे थे। उसके पास ही खेती कर रहे थे, हालांकि उसने अपना बनाया हुआ खाना नहीं खाया था। फिर भी उसकी खेती की गति घर के बाहर से खेती करने वालों की तुलना में बहुत तेज थी, क्योंकि वो खुद मन तूफान के अधीन थी। मुझे एक और महान प्रगति करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। अगर मुझे इस प्रकार का अवसर कभी नहीं मिला होता तो मुझे नहीं पता कि मुझे मध्य टियर 3 जादूगर क्षेत्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। एलिस ने एग्नेस के सामने झुककर उसे चीखते हुए कहा। वो अभी भी आश्चर्यचकित थी कि उसका भोजन ही वह था जिसने इस प्रकार की स्थिति पैदा की। बस धन्यवाद स्वीकार करो बहन एग्नेस। हमें कभी पता ही नहीं चला कि हमारे अपने गोर्डन्स कबीले के पास भी अपना प्रमाणित स्पिरिट मील शेफ है। अकादमी के वे सभी शेफ जो सिर्फ प्रशिक्षु स्पिरिट मील शेफ हैं, वे सभी अपने चेहरे पर ऐसे भाव दिखाते हैं जैसे वे भगवान हो जिनकी पूजा की जानी चाहिए, लेकिन उनके भोजन का भी ऐसा प्रभाव नहीं होता। जूनियर बहन एग्नेस एक प्रतिभाशाली है। एक अन्य टियर 2 जादूगर जो एलियास के साथ वापस आया था ने कहा, हाँ, जूनियर सिस्टर एग्नेस एक स्पिरिट शेफ जीनियस है। मुझे इतना बेहतर बनाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सभी पुराने प्रतिद्वंद्वियों को कम से कम मैना के साथ हरा सकती हूं। यह अब जूनियर सिस्टर एग्नेस द्वारा लाया गया था, इसलिए मैं अपनी प्रशंसा दिखाना चाहती हूं। कृपया इसे अस्वीकार न करें। एक अन्य जादूगर जो अभी अभी टियर 2 जादूगर क्षेत्र में पहुंचा था, उसने टियर 1 शिखर शक्ति का पत्थर निकाला और उसे एग्नेस की ओर उपहार के रूप में धकेल दिया। एक अन्य जादूगर जो अभी अभी टियर 2 जादूगर क्षेत्र में पहुंचा था, उसने टियर 1 शिखर शक्ति का पत्थर निकाला और उसे एग्नेस की ओर उपहार के रूप में धकेल दिया। वास्तव में वो उस क्रिस्टल का उपयोग शीर्ष टियर 1 जादूगर क्षेत्र से टियर 2 जादूगर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए करना चाहता था, और ये 100% निश्चित भी नहीं था कि वह प्रवेश कर पाएगा। लेकिन फिर भी उसने कबीले के सैन्य गुणों का आदान प्रदान करने के बाद कबीले के डिपो से ऐसे क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए अपनी आधी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। कबीले को मजबूत करने के लिए सिटी हॉल में इस तरह के संसाधनों के लिए। लेकिन अब वह एग्नेस को ऐसा शुद्ध मन पत्थर दे रहा था, और वास्तव में ये एग्नेस के लिए एक महान उन्नयन था, क्योंकि अगर उसके पास शक्ति पत्थर होता तो टियर 2 क्षेत्र में उसकी सफलता और भी आसान हो जाती। जादूगर ने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उसके पास अब टियर 1 पावर स्टोन्स का उपयोग अपने मन को फिर से भरने के अलावा नहीं था। हालांकि वह अभी भी इसे किसी को बेच सकता था और अभी भी कबीले से खरीदे गए धन से अधिक कमा सकता था, लेकिन उन्होंने इसे अपने इस जूनियर को उपहार में देने का फैसला किया।
जिससे उनके लिए आखिरकार उस क्षेत्र में कदम रखना संभव हो गया जिसका वो इतने लंबे समय से सपना देख रहे थे। किसी को ऐसा करते देख आंगन में मौजूद बाकी जादूगर सभी एक या दूसरे खजाने को बाहर निकालने लगे, क्योंकि वे सभी अपना आभार प्रकट करना चाहते थे और वे सभी कहते रहे, भविष्य में हमारा ख्याल रखना छोटी बहन। यहां तक कि एलियास ने उसे 3 टियर 2 पावर स्टोन की पेशकश की और कहा कि जब वह टियर 2 दायरे में पहुंच जाएगी तो वो इसका उपयोग कर सकती है, क्योंकि इससे उसे अपने दायरे को मजबूत करने में मदद मिलेगी, बिना किसी कठिन शुरुआत के, जिससे उसकी नींव मजबूत होगी। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी थी, उसने उसे उसकी क्षमता से परे चौंका दिया था और उसने गिरोह की तरफ देखा और उसने देखा कि आर्थर उसे एक जंगली हंसी के साथ अंगूठा दिखा रहा था, जबकि एलेक्स ने केवल अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसकी ओर अपना सिर हिलाया। वो उनके प्रति कृतज्ञ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे लगा कि उनके बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वही थे जिन्होंने देखा कि उसके भोजन में कुछ गड़बड़ है और उन्होंने खेती शुरू कर दी। ऐसा उसने महसूस किया क्योंकि आर्थर और नाइट ने एलेक्स के साथ जो किया था उसका अनुसरण किया था। वो खुश थी कि हमेशा उसका समर्थन करने वाले लोग मौजूद थे और बिना किसी देरी के उसने उपहार स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि रसोई में उसकी मदद करने वाली लड़कियों ने भी उपहार प्राप्त करने में उसकी मदद की, क्योंकि उसके पास केवल 2 हाथ थे और वो अपने हाथों में सभी बड़े उपहारों को स्वीकार नहीं कर सकती थी। ये सब उपहार प्राप्त करने के बाद वो लड़कियों के साथ चली गई, क्योंकि वे ये सब उसके आंगन में ले गए। गॉर्डन कबीले के बाकी प्रतिभाशाली लोगों ने एलेक्स को महान आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। यद्यपि उन्होंने अकादमी में स्पिरिट मील खाया था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम था और वह मीठा भोजन भी था। लेकिन एग्नेस के अपने भोजन का स्वाद बहुत ही भयानक था, लेकिन पुरस्कार ने उन्हें उस भयानक स्वाद को भुलाने में मदद की, क्योंकि वे सभी महान प्रहती करने की महान भावना को याद कर रहे थे, और यदि उन्हें प्रहती करने के लिए भयानक भोजन भी खाना पड़ा तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। किसने सोचा होगा कि मेरा कबीला अपना स्वयं का स्पिरिट शेफ विकसित करने में सक्षम होगा? ऐसा लगता है कि हमारा कबीला महानता की ओर अग्रसर है, कुलपति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब आप जान गए होंगे कि मेरी बेटी कितनी शानदार है। क्या आपको लगता है कि आपका पोता फिर से उसके लायक है? बेहतर होगा कि आप उसके पास आएं और उससे शादी के लिए पूछें, इससे पहले कि उसके चाहने वालों की सूची इतनी बढ़ जाए कि आप उसे संभाल न सके। प्रथम एल्डर ने अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव के साथ कहा, जब वह कुलपति के सामने खड़ा था, जो उसकी ओर ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी विदूषक को देख रहा हो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे पोते के बिना आपकी बेटी कभी भी अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाती। आपको जो करना चाहिए वह यह है कि आप उसके सामने आएं और दंडवत करें और उससे विनती करें कि वह आपकी बेटी को उसके भावी हरम में स्वीकार कर ले। मुखिया ने उदासीन चेहरे के साथ जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वह भी अपने पोते को बढ़ावा दे सकते हैं। तुम नीच हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुम्हारा पोता मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो वो किसी भी अन्य लड़की के बारे में भूल सकता है। ठीक है, ये आपके लिए अशुभ है। मैं भी नहीं चाहता कि वह उससे शादी करे, क्योंकि मुझे लगता है कि वह भविष्य में बहुत आगे जाएगा और वह केवल उसे एक बाधा के रूप में रोकेगी। और जहां तक हरम की बात है, तो उसके पास निश्चित रूप से एक बड़ा हरम होगा जिसमें फीनिक्स की आभा वाली बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं होंगी। मेरा केवल एक बच्चा है। मैं केवल अपने पोते पर भरोसा कर सकता हूं कि वो मुझे बहुत सारे पोते पोतियां देने के लिए कड़ी मेहनत करेगा, ताकि मुझे उसकी मां द्वारा इतनी जल्दी मुझे छोड़ने की भरपाई हो सके। प्रथम एल्डर ने कुलपति के शब्दों पर नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन उसके पास अपने बड़े भाई को जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे, इसलिए वह पीछे हट गया। आखिरकार वह जानता था कि उसका भाई कितने सारे बच्चे चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी के जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और वह उसे अपने एकमात्र बच्चे के साथ छोड़ गया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के प्रति प्रेम के कारण कभी दोबारा शादी नहीं की। और उसकी बेटी को एक ब्लेज कबीले के उत्तराधिकारी से प्यार हो गया और वह भी एलेक्स को जन्म देने के बाद मर गई।
पैट्रियार्क के लिए एलेक्स उसका आखिरी वंश था जो उसके परिवार के पेड़ के अपने पक्ष को जारी रखने के लिए था। उसे परवाह नहीं थी कि उसके पिता की ओर से एक ब्लेज था। उसे एक गॉर्डन के रूप में पाला गया था और सबसे पहले तो उसे अपनी बेटी की खूबसूरती पर पूरा भरोसा था और वह एलेक्स को अपने प्यार में डालने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि वे दोनों हमेशा साथ रहते थे। वो बस इस बात को आधिकारिक बनाना चाहता था, इससे पहले कि दूसरे परिवार अपनी बेटियों को एलेक्स के पास शादी के लिए लाने लगे, क्योंकि वह जानता है कि एलेक्स अपनी क्षमताओं के कारण बहुत ही प्रतिभाशाली है। चूंकि एलेक्स का वंश मुख्यतः उसके पिता के कारण ब्लेज वंश से है, इसलिए प्रथम एल्डर को अपनी बेटी को ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अन्य बुजुर्ग हवा में बचे हुए मन बादल के टुकड़ों को देखने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कुलपति और प्रथम बुजुर्ग किस बारे में कानाफूसी कर रहे थे। जब अन्य बुजुर्गों को एहसास हुआ कि मन बादल पूरी तरह से गायब हो गया है, तो वे सभी अपने निवास पर वापस चले गए और उन्होंने शेष सामान से निपटने के लिए कुलपति को छोड़ दिया। जैसे ही सभी युवा पीढ़ी चली गई, कुलपति सीधे एलेक्स के आंगन में आ गए। ये वही व्यक्ति है जिसे मैं देखने की आशा कर रहा था, एलेक्स ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, और जब कुलपति ने यह देखा तो वो थोड़ा काम गया। फिर उसने जल्दी से अपनी जेबें चेक की और राहत की सांस ली कि उसने कोई ऐसी चीज नहीं लाई थी जिसे उसके हाथों से ठगा जा सके। और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने आपके बारे में कुछ जानकारी सुनी है और मैं सीधे आपके मुंह से इसकी पुष्टि करना चाहता हूं। कुलपति ने शाप दिया क्योंकि उन्हें अंदर से बेचैनी महसूस होने लगी थी। वो घबरा कर मुस्कुराए। हे एलेक्स, मुझे लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं अब टियर 2 दायरे में प्रवेश कर सकता हूं। आर्थर ने एलेक्स को बीच में टोकते हुए कहा और कुलपति को इस प्रकार के ध्यान भटकाने के लिए अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करने को मजबूर कर दिया। मैं भी, नाइट ने बीच में कहा और एलेक्स ने कहा। हालांकि अनुभव बिंदु अगले स्तर पर जाने के करीब था, लेकिन वह चीजों को धीमी गति से ले रहा था। जब वे रईसा कबीले में थे तब भी उन्होंने कभी कोई हमला नहीं किया। उन्होंने केवल बचाव किया और जवाबी हमला किया। और यही वह बात थी जिसने बेवकूफ रईसा कबीले के जादूगरों को यह आभास दिया था कि वह कमजोर है, जब तक कि उनकी मुलाकात टाइटन से नहीं हुई और उसने अपनी अविश्वसनीय शक्ति दिखाई। सच्चाई ये थी कि इस बार एलेक्स ब्लड मून पर टियर एक युद्ध क्षेत्र में भाग लेना चाहता था और उस पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। यदि वो युद्ध से पहले टियर 2 मैच क्षेत्र में प्रवेश कर जाता तो वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह टियर 2 युद्ध क्षेत्र में तैनात होता। और यही एक प्रमुख कारण है कि वह चीजों को धीरे धीरे ले रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह टियर 2 युद्ध के मैदान में फेंका जाए जहां वो वास्तव में अपनी संतुष्टि की सीमा तक परेशानी पैदा नहीं करेगा। लेकिन वह अपने भाइयों से ये नहीं कह सकता था कि वे ऐसा न करें, भले ही वे ऐसा करना चाहते हों, क्योंकि वह अभी तक टियर 2 जादूगर नहीं बन पाया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि उसने साधना या ध्यान करना बंद कर दिया था। इन दिनों वह अपने युद्ध और हथियार कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, क्योंकि वह उस कदम को उठाने से पहले ही खुद को चरम पर पहुंचाना चाहता था। और अगला रक्त चंद्रमा वो कदम था जिसका उपयोग वह तोड़ने के लिए करेगा। हालांकि उसने बहुत सारे टियर एक गॉब्लिन को मार डाला था जिससे युद्ध आधा जीत लिया गया था। हाय हो, अब मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा करना सही होगा, कुलपति ने कहा और दोनों बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। यदि ये पहले होता तो आर्थर दौड़कर उनसे झगड़ता, लेकिन कुलपति के बारे में कहानियां सुनने के बाद और कैसे उनके पास एक बहुत मजबूत शिष्य था, उन्होंने सोचा कि सुनने में कोई हर्ज नहीं है। कुलपति को तब भी आश्चर्य हुआ जब आर्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह एक और लड़ाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन आर्थर अभी भी उसकी तरफ देख रहा था, मानो उससे उम्मीद कर रहा हो कि वो लड़ाई जारी रखेगा। और 20 सेकंड के बाद यह तब हुआ जब कुलपति को एहसास हुआ कि आर्थर वास्तव में उनकी राय में रुचि रखते थे, और ये उन्हें आश्चर्यचकित कर गया क्योंकि उन्होंने केवल एलेक्स की बात सुनी, लेकिन चूंकि छोटे बच्चे ने विश्वास दिखाया तो उन्होंने उसे सिखाने का फैसला किया। खांसी।
मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैना क्लाउड से पहले आप अभी भी टियर 2 मैज दायरे तक पहुंचने से बहुत दूर थे, और मैना क्लाउड घटना से आप बपतिस्मा ले रहे थे, जिससे आपका मैना पूल बढ़ गया, लेकिन आपका संपीड़ित मैना उस स्थिति का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं था, चूंकि वहां एक पतली बाधा है जो आपके मन को वहां पहुंचने से रोक रही है। इसलिए अपने नए विस्तारित मन पूल को आराम दे, कुलपति ने समझाया, और आर्थर और नाइट दोनों ने अपने सिर को जोर से हिलाया, क्योंकि उन्होंने कुलपति को स्टार स्ट्राइक टकटकी के साथ देखा, जैसे कि उन्होंने एक खजाना देखा था, इस तथ्य के कारण कि वह ऐसा करने में सक्षम था। उन्हें छुए बिना उनकी स्थिति को समझे, यहां तक कि एलेक्स भी उनके व्यवहार से असहज होने लगा था। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि इस तरह से बंधनों को तोड़कर आधिकारिक तौर पर टियर 2 मैच क्षेत्र में प्रवेश करना है, तो मुझे आप सभी को यह बताना होगा कि आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं। उदाहरण के लिए एलेक्स को देखें, उसे टियर 2 मैच दायरे में प्रवेश कर जाना चाहिए था, लेकिन उसने अपने मन को संकुचित करना जारी रखा, क्योंकि वह एक ठोस आधार के साथ सफलता प्राप्त करना चाहता था। इस तरह से आपकी भविष्य की सफलता आसान और तनाव मुक्त होगी, कुलपति ने कहा, और आर्थर और नाइट गहरे विचारों में डूब गए। एलेक्स, मुझे इस मामले में क्यों घसीट रहे हो, बूढ़े आदमी? तो अब हमें क्या करना चाहिए, पैट्रियार्क? नाइट ने पूछा। सरल है कि आप तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आप सामान्य रूप से खेती करते रहेंगे और अपने मैना पूल के अंदर अति प्रवाह मैना को संग्रहित करते रहेंगे। जिस क्षण ये किनारे तक पहुंच जाएगा, आपको रोकने वाला पतला स्वयं ही टूट जाएगा, और आप बिना किसी बल के स्वचालित रूप से और स्वाभाविक रूप से टियर 2 क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। एक बड़ा मैना अति प्रवाह आपके बंद मैना पूल की ओर बहेगा। इस तरह आप निम्न टियर 2 मैच क्षेत्र के शीर्ष तक भी पहुंच सकते हैं, जो मध्य टियर 2 मैच बनने से बस एक कदम दूर है। आर्थर और नाइट दोनों ने कुलपति के शब्दों पर सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी छोटी सी सलाह सुनने से उनका ज्ञान बढ़ रहा है। आर्थर, कुलपति वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। नाइट, अगर वह मेरा मुख्य गुरु होता तो शायद मैं तब से ही सफलता प्राप्त कर चुका होता। प्रत्येक बच्चे के विचार जंगली हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके साथ चर्चा की गई सभी पितृसत्तात्मक बातों की कल्पना की। कई दिन हो गए जब आखिरी बार मुखिया ने टोली से खेती के मुद्दों पर बात की थी और उन्हें सलाह दी थी, और वो घर जो हमेशा शोर, चिल्लाहट, झगड़े और लड़ाई से भरा रहता था, अब शांत हो गया है। आर्थर और नाइट दोनों ने बंद दरवाजे के एकांतवास में प्रवेश किया था, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया था कि वे वहां की नींव को और अधिक ठोस बनाने का प्रयास करेंगे तथा कुलपति की सलाह के बाद अपने राज्य को समेकित करेंगे। उन्होंने एलेक्स से यह भी कहा कि वे मजबूत बनने के अन्य रास्ते खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। गॉर्डन कबीले की अधिकांश युवा पीढ़ियों को गोलेम से लड़ते देखने के बाद वे वास्तव में उत्सुक हो गए और उन्होंने एक गोलेम बनाने का फैसला किया। कुलपति ने जो कुछ उन्हें बताया था, उसके कारण उन्हें ज्ञात हुआ कि गॉर्डन कुलों के अधिकांश जादूगर हमेशा गोलेम पथ को अपना उपपथ मानते थे, जबकि वे पूरे मन से दूसरे पथ को अपना मुख्य पथ मानते थे। उनके सृजनकर्ता पूर्वज यही चाहते थे कि गॉर्डन वंश के प्रत्येक वंश को अपनी मृत्यु से पहले कम से कम एक गोलेम अवश्य बनाना चाहिए। हालांकि ये उनमें से अधिकांश के लिए शर्मनाक हो गया था, जो कुछ निश्चित सफलता और महत्वपूर्ण चरणों तक पहुंचने पर अपने गोलेम के रैंक को अपग्रेड करने में सक्षम नहीं थे, चूंकि उन्हें उचित सामग्री नहीं मिल पाई थी, या वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि गोलेम को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए आगे क्या करना है, और कई लोगों ने गोलेम पथ को उसके चरण में ही छोड़ दिया। लेकिन फिर भी अधिकांश गॉर्डन कबीले के जादूगरों के पास एक गोलेम है, भले ही वो अब उन्हें फिर से युद्ध में मदद करने में सक्षम ना हो। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं था कि गोलेम पथ ने हमेशा शुरुआती चरणों में उनकी मदद की, जब वे सभी निम्न स्तर के जादूगर थे। गॉर्डन कबीले के जादूगरों के लिए ये हर लड़ाई में एक अतिरिक्त हाथ या उनके लिए अतिरिक्त क्षति उठाने के लिए एक टैंक होने जैसा है। किसी भी तरह से अब आर्थर वास्तव में अगले क्षेत्र में जाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, बल्कि अपने वर्तमान क्षेत्र को मजबूत कर रहा था।
उन्होंने अंततः अपने पहले गोलेम बनाने की कोशिश करने के बारे में सोचा है, लेकिन पहले उन्हें यह पता लगाना होगा कि बंद दरवाजों के पीछे की खेती पूरी करने के बाद उन्हें किस गोलेम निर्माण से लगाव है। एलेक्स ने आकाश की ओर देखा और आह भरी। लीजन पास के एक पेड़ पर उसे देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका स्वामी इतना उदास क्यों दिख रहा है। ये कुछ दिन उसके लिए बहुत उबाऊ रहे हैं। वह साधना नहीं कर रहा था क्योंकि वह पहले से ही शीर्ष टियर एक जादूगर था और वह जो भी साधना करता वो उसे केवल तेजी से टियर 2 तक पहुंचा देता। 23:27 और आर्थर, जो हमेशा चीजों को मजेदार बनाने के लिए आसपास रहते थे, एकांतवास में चले गए हैं। और अब जब उसने इसके बारे में और अधिक सोचा तो पता चला कि आर्थर कभी भी एकांत में रहने वाला व्यक्ति नहीं था। एलेक्स देख सकता था कि ब्रैंडन वास्तव में उस पर क्या प्रभाव और दबाव डाल रहा था, और आर्थर भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वह समूह से पीछे न छूट जाए। आखिरकार एलेक्स शुरू से ही उसके लिए एक राक्षस था और उसे गोलेम कला विरासत में मिली थी, जो गॉर्डन कबीले के कुलपति के बीच कुलपति से कुलपति तक चली आ रही थी, और उसके पास असामान्य रूप से मजबूत आत्मा शक्ति थी और वह अनेक गोलेमों को नियंत्रित करने में सक्षम था, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना विकसित कर ली थी, जिससे उनके लिए उसकी कल्पना की सीमा से परे उसके सरल आदेश का पालन करना आसान हो गया था, बिना उसे अपनी मानसिक शक्तियों से हर गतिविधि को नियंत्रित करने की आवश्यकता के। और यही कारण था कि वे एलेक्स को एक राक्षस के रूप में देखते थे, क्योंकि उसकी उम्र और स्तर पर वह 8 गोलेम को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम था। हालांकि कबीले के लोगों को यह पता नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर सकता है, लेकिन उन्होंने केवल ये अनुमान लगाया कि गोलेम बनाने की उसकी अद्भुत प्रतिभा के कारण ही बड़े बुजुर्ग इस बारे में लगातार बातें करते रहते थे। लेकिन कुलपति और बुजुर्गों का मानना है कि यह सब ईश्वर स्तरीय स्क्रोल के कारण संभव हुआ है, जो कुलपति मैनुअल के साथ पारित किया गया है और एलेक्स में एकीकृत किया गया है। और चूंकि उनके बीच इस प्रकार की गलतफहमी थी, इसलिए एलेक्स उसे बदलने या सुधारने में दिलचस्पी नहीं रखता था। आखिरकार ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह जाकर उन्हें बता सके कि उसके साथ एक व्यवस्था जुड़ी हुई है, और यही बात उसे अतीत के अंतिम कुलपतियों से अलग बनाती है। एलेक्स मानव लालच के बारे में जानता है और सिस्टम उसका सबसे बड़ा रहस्य था, और वह किसी भी तरह से लीक के बारे में कुछ भी होने की अनुमति नहीं देने वाला था। और आर्थर के लिए यदि एलेक्स वह राक्षसी प्रतिभा था जिसे उसने अपने सहायक के रूप में अनुसरण करने का निर्णय लिया, तो ब्रैंडन उसका भाई था जो उसके साथ साथ चला, क्योंकि वे दोनों एलेक्स को उसके सहायक और भावी सेनापति के रूप में दोनों ओर से सुरक्षित रखते थे। लेकिन अब ब्रैंडन के पिता चौथे एल्डर वापस आ गए हैं, और तब से वे गहरे एकांतवास में। हालांकि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन वे निश्चित रूप से जानते हैं कि जब ब्रैंडन अपने एकांतवास से वापस आएगा तो वो पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। और चूंकि वह इस तरह के अंतराल के साथ पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने कुलपति की सलाह सुनने का फैसला किया। उन्होंने नाइट और एग्नेस को कभी प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखा। भले ही एग्नेस को अपने पिता के पहले बड़े का समर्थन प्राप्त था, आर्थर को विश्वास था कि वह उसे हराने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि ये कहा गया है कि छठे बड़े और एलिया के बड़े भाई का पहला बेटा पृथ्वी और छाया दोनों तत्वों वाला जादूगर होने के कारण उसने नाइट को कुछ गुर सिखाए थे। फिर भी आर्थर को पूरा विश्वास था कि वो नाइट को धूल चटा सकता है, क्योंकि उसने अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। हालांकि कई लोग सोच सकते हैं कि वह उन्हें नीची निगाह से देख रहा था, लेकिन ये उसके अपने प्रति गहरे विश्वास और आत्मविश्वास से आता था, क्योंकि वह एक बार भी नहीं रुका। लेकिन वह जहां था वहां पहुंचने के लिए उसने जी जान से काम किया, और कोई रास्ता नहीं था कि वह गिरोह के बाकी सदस्यों को उससे आगे निकलने दे, भले ही वो उन सभी की तरह जुड़ा हुआ ना हो। 6 झूठ जो आपको अभी खुद से बोलना बंद कर देना चाहिए दुनिया के टॉप 10 लीडर्स में शामिल हैं। ये बड़ा नाम सिल्वर शर्मा की वाइफ से ये सच लोग कर रहे हैं हैरान। भले ही ब्रैंडन उसे पार कर जाए, वो उसे केवल एक चेक पॉइंट के रूप में देखेगा जिसे उसे भविष्य में पार करना होगा।
लेकिन अगर नाइट या एग्नेस उससे आगे निकल गए तो उसे बहुत शर्मिंदगी होगी। मम, आखिरकार तुमने वापस आने का फैसला कर लिया, एलेक्स ने उस सीट से कहा जिस पर वह आराम कर रहा था। उसका पीछे मुड़कर उस व्यक्ति का चेहरा देखने का भी कोई इरादा नहीं था जो बिना किसी आवाज के उसके पीछे आ गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। तुम्हारे बिना ये उबाऊ हो गया है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूं। क्यों न तुम मेरे साथ कुछ चालों का आदान प्रदान करो, जिससे मास्टर को यह पता चल जाएगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो गए हो ब्रैंडन। आखिरकार हम सभी तुम्हारी प्रगति देखने के लिए उत्सुक हैं, लीजन ने कहा, जैसे ही वह एलेक्स के पास पेड़ के पीछे से बाहर आया, जहां वो अपने भाले के साथ छिपा हुआ था, और अंततः एलेक्स ब्रैंडन की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक दुर्लभ झलक उभरी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया और ब्रैंडन को घूरने लगा। जब से वो ब्रैंडन को जानता था, तब से पहली बार उसे उसके चेहरे से खतरे की एक झलक महसूस हुई। हालांकि ये उस स्तर पर था जिसे वो अनदेखा कर सकता था, लेकिन तथ्य ये है कि ब्रैंडन उसे बिना किसी युद्ध मुद्रा के, बिना किसी हथियार के ऐसा महसूस करा सकता था। ये इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि वो किस स्थिति से गुजर रहा होगा। तो आप क्या कहते हैं भाई? मैं अब आपको दोहरी शक्ति वाला देख रहा हूं। क्यों ना आप हमें अपनी बंद दरवाजे की साधना से प्राप्त की गई शक्ति दिखाए। यदि आप लीजन को हराने में सक्षम हैं, तो मैं आपका एक एहसान मानूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। रुकिए, मैं क्या कह रहा हूं। यदि आप लीजन के साथ ड्रा भी करते हैं तो भी मैं इसे पूरा करने का वादा करता हूं, एलेक्स ने एक धूत मुस्कान के साथ कहा। हालांकि ब्रैंडन में सुधार हुआ होगा, लेकिन उसने अपने भाई को लगभग असंभव काम दे दिया था। जैसा कि वो लीजन हेड के ऊपर एक तेज LV-19 दिखा सकता था, वह टियर 2 गोलेम बनने से बस कुछ ही कदम दूर था। लगता है तुम भी अब तक मजबूत हो रहे हो, एलेक्स ने सोचा। मैं इस सौदे को स्वीकार करता हूं, ब्रैंडन ने कहा, जैसे ही वह एलेक्स के करीब आया, जिससे एलेक्स को उसे बेहतर ढंग से देखने का मौका मिला, क्योंकि वो अंततः एलेक्स के घर की छाया से बाहर निकल आया था। हवा इतनी तेजी से बह रही थी मानो दो अविश्वसनीय और मजबूत योद्धाओं के बीच की आभा का संकेत दे रही हो जो एक दूसरे का सामना कर रहे थे, क्योंकि उनके द्वारा छोड़ा जा रहा दबाव उनके चारों ओर बहने वाली हवा को प्रभावित कर रहा था। लीजन के चारों ओर एक तेज क्यूई घूम रही थी, क्योंकि वो ब्रैंडन की ओर अपना भाला इंगित करते हुए सीधा खड़ा था। उसने लोगों को एक तेज तलवार की भावना दी जो कि बहुत अधिक देखने से म्यान थी। वह स्थिर, तैयार और हमेशा तैयार था, या आने वाली हर चीज के लिए तैयार था। भाला चलाने की उसकी क्षमता में तब से प्रगति हो रही है जब से वो अपने खाली समय में इसके साथ प्रशिक्षण लेता था, जब तक कि उसकी क्यूई समाप्त नहीं हो गई, क्योंकि वो अपने और एलेक्स के 2 कप्तान स्तर के गोलेम के बीच की दूरी को पाटना चाहता था। और उसने प्रगति की है क्योंकि वह अपने हमलों में पहले की तुलना में अधिक क्यूई को जोड़ने में सक्षम है, जिससे वे घातक हो गए हैं, क्योंकि उसके हमलों में अब सभी अनावश्यक गति से छुटकारा मिल गया है, और भले ही वे अब अविश्वसनीय रूप से घातक थे, फिर भी उनमें खूबसूरती से प्रदर्शित भाला कौशल का संकेत है। कोई भी मास्टर उसके गोलेम शरीर को देखकर यह बता सकता था कि वह विशेष है, जो मानव रूप में बना हुआ था, लगभग पूर्णता की स्थिति में। जब वह ब्रैंडन का सामना करता था तो 6 फुट लंबा मानव जैसा दिखता था। दूसरी ओर ब्रैंडन ने अपने चारों ओर अपना मन छोड़ा और उसने जो भी उसे देख रहा था उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वे एक शांत झील को देख रहे थे, क्योंकि वह चुपचाप अपने पीठ के पीछे छिपे हुए 2 हथियारों का अनावरण कर रहा था। कपड़े उतारकर वह उन्हें बांधता था। जब वह काम पूरा कर लेता तो दोनों हथियारों की म्यान को ऐसे सहलाता था जैसे वह अपनी प्रेमिका को सहला रहा हो। एलेक्स ने तुरंत नोटिस किया कि ये दोनों हथियार नए हथियार थे जिनका उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। मुझे लगता है कि चौथे एल्डर द्वारा भाला इस्तेमाल करने का ये मतलब नहीं है कि उसके पास अन्य हथियार नहीं थे। कौन जानता है कि उसने अन्य हथियार पथों का अनुसरण करने वाले योद्धाओं को मार डाला होगा और अपने हथियारों को खजाने के रूप में रखा होगा।
एलेक्स ने ब्रैंडन के पास हथियार देखकर सोचा, क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाला कि ये उसके पिता की ओर से एक उपहार हो सकता है। हालांकि वो अभी भी निश्चित नहीं था कि ब्रैंडन तलवार के बजाय कृपाण क्यों चला रहा था। काफी देर तक सोचने और ये याद रखने के बाद कि फोर्थ हेल्डर भाले का उपयोग करता है, उसने अंततः अपने सिर पर जोर देना बंद करने का निर्णय लिया और इसके बजाय लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रैंडन ने अपनी लहराती मांसपेशियों को उजागर किया जो कपड़ों से ढकी हुई थी, क्योंकि उसका ऊपरी शरीर नग्न हो गया था और तलवार के घाव और खुले निशान दिखाई दे रहे थे जो वह छिपा रहा था। एलेक्स आश्चर्यचकित था जब उसने देखा कि हालांकि वह जानना चाहता था कि ब्रैंडन ने क्या किया था, लेकिन उसने सोचा कि जब सही समय होगा तो वो उसके साथ इस बारे में चर्चा करेगा यदि वो वास्तव में चाहता है। ब्रैंडन ने 2 हथियार लहराए, जिसमें खूबसूरत हथियारों का एक सेट दिखाया गया, एक लंबी तलवार और एक खतरनाक रूप से तेज कृपाण। कृपाण को बहुत ही अनोखे तरीके से घुमाया गया था। इसमें जिस तरह की शिल्पकला का प्रयोग किया गया था, उससे यह स्पष्ट था कि जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है वो अवश्य ही एक महान कारीगर रहा होगा, क्योंकि अकेले कृपाण से एक अजीब सी ध्वनि निकल रही थी। हत्या का इरादा भले ही वो नहीं था जो ब्रैंडन का सामना कर रहा था, लेकिन उस कृपाण हथियार से निकलने वाली तीव्र हत्या की मंशा अभी भी खुद उसके द्वारा महसूस की जा सकती थी, जैसे कृपाण स्वयं को अभिव्यक्त करता प्रतीत होता है। अच्छा कृपाण, एलेक्स बुदबुदाया। लेकिन दूसरी ओर, जबकि कृपाण का एक जंगली पक्ष प्रतीत होता है, ब्रैंडन ने अपने बाएं हाथ में जो लंबी तलवार पकड़ी थी वह बिना किसी चमकदार रोशनी के कम प्रभावशाली लग रही थी। नहीं कृपाण की तरह एक जबरदस्त आभा। ये किसी को भी ये सोचने में सक्षम था कि ये एक सामान्य तलवार थी, लेकिन एलेक्स कौन था? वह तलवार पर अपने विश्लेषण कौशल का उपयोग करने में तेज था। शांति की तलवार, चयनित आत्मा हथियार, रैंक टियर 2 तलवार लॉक, संलग्न कौशल शांति स्लैश, विशेषता बोनस मानसिक +20, पावर +15। जानकारी, ये एक दुर्लभ तलवार है जिसे एक युवा जालसाज ने तैयार किया था जो ज्ञान प्राप्ति की तलाश में था। इस प्रक्रिया में उसने 2 जुड़वा हथियार बनाए और ऐसा लगता है कि एक साथ उपयोग किए जाने पर वे एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। कृपाण ऑफ स्लॉटर, चयनित आत्मा हथियार, रैंक टियर 2 कृपाण लॉक, संलग्न कौशल वध डोमेन, विशेषता बोनस शक्ति +20, चपलता +10, धीरज +5। जानकारी, एक युवा जालसाज द्वारा निर्मित एक दुर्लभ कृपाण जो ज्ञान प्राप्ति की खोज में था। इस प्रक्रिया में उसने 2 जुड़वा हथियार बनाए और ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ उपयोग किए जाने पर वे एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। एलेक्स के सिर के चारों ओर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे जब उसने नई तलवार और कृपाण की विशेषताओं को देखा। वे पागलपन से तैयार किए गए थे और वो गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने गहराई से सोचा कि उसने हथियारों को बहुत कम आंका था। आखिरकार ये वास्तव में एक बुजुर्ग से आया था जो एक टियर 8 जादूगर के खिलाफ खुद से लड़ने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। निश्चित रूप से कोई रास्ता नहीं है कि वह अपने इकलौते बच्चे को बकवास क्यों देगा, और एलेक्स ने जो देखा उससे तलवार और कृपाण का मूल्य और भी अधिक हो सकता है, क्योंकि वे बंद अवस्था में थे। इसलिए वे केवल टियर 2 चिह्नित आत्मा हथियार की शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। हालांकि वह उन्हें अनलॉक करने की आवश्यकताओं को नहीं जानता था, लेकिन वह उन चीजों में छेड़छाड़ करने के लिए तैयार नहीं था जो उसकी चिंता का विषय नहीं थी। हाँ, वे दोनों चिह्नित आत्मा हथियार थे जो अब ब्रैंडन के साथ जुड़े हुए हैं। इस समय एलेक्स वास्तव में आश्चर्यचकित था कि वह कैसे कुलपति का पोता और कबीले का उत्तराधिकारी था, और वह अभी भी राक्षसी चर्च के चूहों से भी अधिक कंगाल था। पवित्र चर्च अमीर था, वो अपनी आंखों से रो भी नहीं सकता था। उसके पास एक उचित चिह्नित आत्मा हथियार भी नहीं था, लेकिन यह ब्रैंडन अपने स्वयं के साथ था। जूसिंग के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं। समुद्र की गहराई में छिपे 9 आश्चर्यजनक आश्चर्य एल्बिनो जानवर,
परम सौंदर्य का एक दुर्लभ प्रकार। अब वो वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा गिरोह ने तब महसूस किया था जब उसने पहली बार युद्ध के मैदान में लाल सैलामेंडर कवच सेट को सुसज्जित किया था। ईर्ष्या। हालांकि कवच सेट अधिक मूल्यवान था क्योंकि 2 हथियार एक साथ जोड़े गए थे, लेकिन एलेक्स थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार वे सभी एक स्पिरिट हथियार चाहते थे। हालांकि एलेक्स हमला करने के लिए गॉन्टलेट का उपयोग करता है, लेकिन यह अभी भी कवच से जुड़ा एक उपकरण था, इसलिए इसकी शक्ति टियर 3 रैंक को पार नहीं कर सकी। लेकिन ब्रैंडन के हाथ में हथियार अलग थे और वे वैध टियर 2 स्पिरिट हथियार थे और कवच के साथ संलग्न नहीं थे, और वह आसानी से पृथ्वी को केवल एक झटके से फाड़ सकता था और अधिक शक्ति प्रदर्शित करने के लिए रैंक को पार कर सकता था। एलेक्स ने अपने भाग्य को धन्यवाद दिया कि उसके पास एक प्रणाली थी, क्योंकि वह केवल विश्लेषण कौशल के कारण ही ये देख पा रहा था। उसे यह भी लग रहा था कि यदि उसने स्वयं ब्रैंडन के खिलाफ मुकाबला किया होता तो वह हार जाता। उसे एक कठोर जागृति दी गई होगी और उसे उन 2 हथियारों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। भले ही वह आश्वस्त था कि वह उनका ख्याल रख सकता है, क्योंकि एलेक्स ने युद्ध में कभी भी विश्लेषण कौशल का उपयोग नहीं किया है, और उसे आश्वासन दिया गया कि यदि उसने वहां के विवरण की जांच नहीं की तो वो कुछ मांस खो देगा, क्योंकि वे कोई साधारण हथियार नहीं थे। इन सब के बावजूद लीजन वहीं खड़ा रहा और उसने अपना भाला ब्रैंडन की ओर तान दिया। उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसकी आंखें अभी भी टी आकार के हेलमेट के नीचे टिमटिमा रही थी जो उसने पहना हुआ था। उसकी छोटी गोल ढाल अभी भी उसके बाएं हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी और वो ब्रैंडन को घूर रहा था। आह! क्लैंक। कुछ सेकंड तक प्रतीक्षा करने के बाद अपनी स्थिति को शिखर पर स्थापित करने का प्रयास करते हुए दोनों योद्धा अब और इंतजार नहीं कर सके और अंततः उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। तलवार और भाले एक दूसरे के जांच हमले को रद्द करने के लिए भिड़ गए, लेकिन यह सब नहीं था क्योंकि ब्रैंडन ने अपने कृपाण को नीचे खिसका दिया और निचले बाएं स्लैश के साथ लीजन को मारने की कोशिश की। लेकिन जब उसने देखा कि एक ढाल ने उसे रोक रखा है तो उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। टकराना। वे दोनों एक दूसरे को धक्का देकर एक दूसरे से दूरी बना रहे थे। ब्रैंडन ने लीजन को ध्यान से देखा और पाया कि उसका चंचल और तिरस्कारपूर्ण रवैया कहीं नहीं दिख रहा था। वह वास्तव में इस झगड़े को गंभीरता से ले रहा था। महाराज चाहते हैं कि मैं आपकी पूरी क्षमता को सामने लाने में आपकी मदद करूं। अब मुझे ये मत बताइए कि आपके अंदर केवल इतना ही मान प्रवाहित हो रहा है और आपके पास इसका उपयोग करने के लिए कोई अच्छा युद्ध अनुभव नहीं है। लीजन ने ताना मारा क्योंकि उसने अंततः अपनी क्यूई ऊर्जा को अपने भाले में छोड़ दिया, जिससे भाले की नोक एक सफेद रोशनी से चमक उठी और ब्रैंडन के चारों ओर मन का उतार चढ़ाव भी बदल गया, क्योंकि उसने कृपाण को सामने की ओर और तलवार को थोड़ा नीचे झुकाकर एक रुख अपनाया। लीजन एलेक्स की इच्छा पर काम कर रहा था। हालांकि एलेक्स कुछ भी नहीं कह सकता था, लेकिन वे आत्मा से जुड़े हुए थे, इसलिए वो कम से कम अपने मालिक के इरादों को समझ सकता था।